So good morning everyone. Am I live? एक बार मुझे चेक करके बता दो। चलिए, या आई एम लाइव। ऑल सेट। वॉइस वगैरह आ रही है? चलिए, आज ये लिंक पब्लिकली नहीं दिख रहा क्या? वेट अ व्हाइल। वेट अ सेकंड। हाँ, पब्लिकली नहीं दिख रहा ना ये लिंक। रुको रुको रुको, सही करते हैं इसको। पब्लिक करते हैं इसको अभी, रुको। नाउ इट विल बी पब्लिक। नाउ टेल मी, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? परफेक्ट है। पब्लिकली नहीं दिख रहा था इसलिए लोगों को दिक्कत आ रही थी। ठीक है, ऑल सेट। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और हमारा रोज का ऐसा ही रहेगा कि जो पहले का पढ़ा उसको एक बार रिवीजन। ठीक है, सही से। क्या एक चीज जब दो बार हो जाएगी ना पहली बार में, तो थोड़ा ठीक रहता है। इसलिए हर चीज को अपन एक बार रिवीजन करेंगे और फिर अगले दिन से आगे बढ़ेंगे नए टॉपिक की तरफ। ठीक है, मेरे ख्याल से कल वाला लेक्चर आप लोगों को समझ में आया ही होगा, कोई इशू नहीं रहा होगा। अब शुरू करते हैं आगे की कहानी। कल वाला पहले एक बार फटाफट से रिवाइज कर पाता हूँ, और कल जो थोड़ा सा रह गया था वो कंप्लीट करेंगे, और आज नया चैप्टर शुरू करेंगे, सप्लाई। फर्स्ट वाले चैप्टर का एग्जाम में जो वेटेज रहता है वो अप्रोक्सीमेटली 5 मार्क्स के आसपास रहता है, और जो सप्लाई वाला चैप्टर है उसका 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कई बार तो 8 नंबर की तो केस स्टडी पूछ ली जाती है, तो डिपेंड करता है, मतलब इसका वेटेज 7 से 12 मार्क्स तक वेरी करता है कई बार तो। ठीक है, जिन लोगों को अभी तक मेल नहीं आया वो एक बार स्पैम फोल्डर में भी देख लेना। और और एक बात बता देता हूँ, हमारा एक फास्ट ट्रैक वालों का ग्रुप है, मैं देख रहा हूँ उस ग्रुप पे 70-80 बच्चे एडेड हैं अभी तक। तो लिंक्स नहीं है, इसका मतलब मेजोरिटी लोगों के पास। तो आप लोग या तो डीएम कर लेना, मैं आपको भेज दूंगा वो लिंक, मतलब ठीक है। और लिंक आ जाएगा मेल पे। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती ना तो मैं उसी ग्रुप पे एक नंबर दे दूंगा टीम का, वो लोग आपसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट। आप लोगों की सबकी बुक्स भी निकल चुकी हैं, टेंशन मत लीजिए। कोई है ऐसा जहाँ पे जिसको बुक्स मिल गई हैं? बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर डू लाइक दिस वीडियो ऑल्सो। कल वाला वीडियो काफी अच्छा स्प्रेड हुआ। चलिए शुरू करते हैं कहानी आज की। तो मैंने आपको कल क्या बताया था? देखो, कल बेसिक सी बात थी। कल वाली जो क्लास थी वो ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड थी नहीं, कुछ लास्ट का 15-20 मिनट की बात छोड़ देते हैं। तो मैं एक बार फटाफट से रिकॉल करवा देता हूँ कि जीएसटी कब आया। जीएसटी 1 जुलाई 2017 से आया था जीएसटी। अच्छा, जो जीएसटी 1 जुलाई 2017 से आया था, लेकिन साजिश तो बहुत पहले से ही चल रही थी। ठीक है, ठीक है। साजिश तो बहुत पहले से ही चल रही थी जीएसटी लाने की। 2000 से ही प्लानिंग चल रही थी। 2004 के अंदर भी लाना चाहते थे, लेकिन फिर गवर्नमेंट गिर गई, फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई, फिर 2014 तक कांग्रेस की गवर्नमेंट रही। 14 के बाद क्या हुआ? वापस मोदी जी की गवर्नमेंट आई, विद मेजोरिटी आई। लेकिन अगर जीएसटी लाना था तो कैसे लाएंगे? 2/3 तो राज्यसभा में, 2/3 लोकसभा में मेंबर्स अगर हाँ बोले, फिर प्रेसिडेंट साइन करे, तो फिर लाते हैं अपन। ठीक है, अब क्या हुआ 2014 के अंदर कि भाई लोकसभा में तो काम हो गया, लेकिन राज्यसभा में दिक्कत आ रही थी। बट फिर भी क्या हुआ, 2016 के अंदर, अगस्त 2016 के अंदर मेजोरिटी से पास करवाया गया राज्यसभा के भी अंदर।
ये भी अपन ने देख लिया था। फिर क्या हुआ कि 1 जुलाई 2017 से पूरे इंडिया में जीएसटी आ गया, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में 8 जुलाई से आया था। जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 जो लगता था ना, आर्टिकल 370 बेसिकली क्या था, जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल राइट्स दिए हुए थे कि भैया अगर कोई सा भी लॉ हो, ठीक है, अगर आपको डिटेल में इस बारे में समझना है ना तो फुल कोर्स वाले मैं यूट्यूब पे ये वो डेमो भी उस पर दे रखा है। तो जम्मू एंड कश्मीर वालों को क्या बोला था कि भैया अगर तुम्हें ना, जम्मू एंड कश्मीर वालों को स्पेशल राइट दे रखे थे। व्हाट वाज आर्टिकल 370 कि अगर कोई भी लॉ लगवाना होगा ना, कोई भी लॉ इंप्लीमेंट करना हुआ तो तुम लोगों से पूछा जाएगा कि तुमको लगवाना है नहीं लगवाना। तो वो लोग क्या करते थे, जो भी लॉ उनके फेवरेबल चीजें उनके लिए फेवरेबल होते थे वो लगवा लेते थे, वरना नहीं मना कर देते थे। अभी तो आर्टिकल 370 हट ही गया। तो जम्मू एंड कश्मीर ने हल्का सा नाटक किया था, तो 8 जुलाई को 2017 को जम्मू एंड कश्मीर में भी जीएसटी एप्लीकेबल हो गया था। ठीक है जी, इतना भी अपन ने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। तो पुराने लॉ में क्या डेफिशिएंसी थी वैट वगैरह में, तो हमने क्या बोला था, देखो कहीं ना कहीं टैक्स ऑन क्या बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट तो हो ही रहा था। ठीक है, कैस्केडिंग इफेक्ट, क्योंकि वैट जीएसटी सैन वैट वगैरह में क्या आ रही थी, दिक्कतें आ रही थी। तो कहीं ना ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है ये भी। ठीक है, तो काफी डबल टैक्सेशन वगैरह की भी चीजें कहीं हो रही थी, तो पुराने लॉ में इस तरह की डेफिशिएंसी थी। फिर डीएसटी क्या है, ड्यूअल जीएसटी कॉन्सेप्ट है, आपको भी पता है इंडिया क्या एक फेडरल सिस्टम है, इंडिया एक फेडरल नेशन है, सेंटर और स्टेट कोई छोटा बड़ा तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, ऑल्दो आज तक आप ऐसे सोचते आए हो कि सेंटर बड़ा है स्टेट छोटा है, बचपन से हम भी ऐसे सोचते आए। ठीक है, बट कहीं ना कहीं ये फीलिंग भी आती है, क्योंकि आप जब सभी लोग सोचते हो तो सभी लोग गलत नहीं है, बट काइंड ऑफ इंडिया फेडरल स्टेट ही है, ऑफिशियली पावर सबके पास बराबर ही है। ठीक है, तो इंडिया में क्या ड्यूअल जीएसटी कंट्रोल है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट मिलकर काम करेंगे। अब आपको ये लॉजिक भी समझ में आ गया कि ड्यूअल जीएसटी कंट्रोल क्यों है, क्योंकि इंडिया क्या है एक फेडरल नेशन है। आज से पहले शायद नहीं पता होगा। जीएसटी क्या एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स था। पुराने वाले जितने भी टैक्सेस है ना वो क्या थे, सेल्स बेसिस टैक्स है, कि जैसी सेल्स होगी ना वैसे जीएसटी लगा देगा। जीएसटी सेल्स पे नहीं लगता, जीएसटी सप्लाई पे लगता है। व्हाट इज सप्लाई, सप्लाई भी आज अपन देखने वाले हैं। ठीक है जी, कल अपन ने इतना भी देख लिया था। फिर अपन ने क्या बोला था कि इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब क्या होता है, तो इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब हमने देख लिया था कि विद इन द स्टेट जो सप्लाई होती है ना उसको इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलते हैं। विद इन द स्टेट जो सप्लाई होती है उसको इंटर स्टेट सप्लाई बोलते हैं। और इंटर स्टेट सप्लाई क्या होती है, जो बिटवीन टू स्टेट हो, जैसे स्कूल में बोलते थे ना इंटर स्टेट डिबेट कॉम्पिटिशन, वो भी हमने देख लिया था। जीएसटी के अंदर 20 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट हैं प्लस 3 यूनियन टेरिटरी जिनको स्टेट ही माना गया है, तो 31 स्टेट होगा बेसिकली देखा जाए तो। ठीक है, अब ये वाला जो ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम आगे बढ़ेंगे, अगले चैप्टर्स की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, कौन कौन से टैक्सेस ऐसे थे जो जीएसटी के अंदर आ गए हैं जो पहले नहीं थे, तो यहाँ से एक नंबर का एमसीक्यू बन सकता है। मैं आपको बताता हूँ क्या एमसीक्यू बनेगा वो भी। सेंट्रल के जो टैक्सेस हैं वो तो आपसे नहीं पूछेंगे, जैसे एक्स सर्विस टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गई, सीवीडी वगैरह, ये सब इन्हीं का पार्ट हो गया। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेंट्रल देखते ही आप समझ जाओगे कि भैया तो सेंट्रल का पार्ट था। यहाँ पे आपसे ऐसे सवाल नहीं पूछता, ऐसे कहाँ सवाल पूछता, स्टेट के टैक्सेस से। अब ऐसे क्या पूछेगा, स्टेट के कौन कौन से टैक्सेस जीएसटी के अंदर आ गए, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। टैक्स ऑन लॉटरी बैटिंग और गैम्बलिंग। टैक्स ऑन लॉटरी बैटिंग और गैम्बलिंग क्या था, स्टेट का टैक्स था जो कि अब जीएसटी के अंदर आ गया, और इस पर अभी डिटेल में चर्चा होगी सप्लाई चैप्टर के अंदर। एंट्री टैक्स एंड परचेज टैक्स, तो यहाँ पे जो जो मैं आपको बोल रहा हूँ उन पे ऐसे टिक लगा लेना जो एग्जाम से एक दिन पहले आपको देखने जाने हैं, क्योंकि एमसीक्यू में पूछ लेता है आईसीआई कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर यू नो जीएसटी, जो पहले स्टेट टैक्स में नहीं था। कुछ भी करके दो, एक इसका दे देगा सेंटर का, 3 इसके दे देगा, कुछ भी कर लेगा, मतलब आपको कैसे ना कैसे करके दे देगा। ठीक है, हमने क्या बोला, लग्जरी टैक्स, टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट, टैक्स ऑन लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स। ये पांचों के पांचों क्या हो सकता है, यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है आईसीआई, कुछ एक भी पॉइंट उठा के दे देगा। नवंबर 2022 के अंदर इसी तरीके से एक एमसीक्यू पूछा गया था। ठीक है, क्लियर है नहीं है? ठीक है, फुल कोर्स वाले भी इसके अंदर बैठ गए, उनका क्या मन लग रहा है, आदत पड़ रही है ना सुबह सुबह की क्लास लेने वाली। चलिए, आप लाइव वाले शेड्यूल को फॉलो करिए, फास्ट ट्रैक वालों में आपको बता रहा हूँ। जैसे अभी से जस्ट पहले हमारा फुल कोर्स वाला बैच चल रहा था, अभी भी चल रहा है, उसकी 1-2-3 क्लासेस बच रही हैं। तो इनको ऐसी आदत पड़ चुकी है, जो लोग लेट उठते थे, मतलब एक डिसिप्लिन आ गया जीवन में। आजकल क्या आप लोगों की लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, आप लोग घर पे ऑनलाइन बैठ के कर रहे हैं, तो डिसिप्लिन थोड़ा सा खत्म हो गया है, थोड़ा शेड्यूल में आ जाएगी जिंदगी। कोशिश कीजिएगा जो लोग लाइव आ रहे हैं वो लाइव ही रहें। ठीक है, बेहतरीन होगा। यही स्केड्यूल अगर चलता रहा ना, 5-7 दिन में आदत पड़ जाएगी, अगले 1.5 महीने तक एकदम मजे से आईडीटी निकल जाएगा और लाइफ टाइम के लिए स्केड्यूल सेट हो जाएगा फिर आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमने क्या देखा था, फिर हमने ये देखा टैक्स ऑन, फिर हमने क्या देखा, टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब क्या है कि जीएसटी है ना हर किसी पे लगता है, आपने भी देख लिया था, एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन।
एल्कलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन तो बिल्कुल जीएसटी से बाहर था। हमने क्या बोला था, देखो सिंपल सी बात क्या थी, सिंपल सी बात ऐसी थी कि गवर्नमेंट जब गई थी स्टेट वालों के पास कि भैया जीएसटी में आ जाओ, उन्होंने क्या बताया था कि हमारा 1/3 मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है, हमारा 1/3 मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है, 1/3 सोर्स ऑफ रेवेन्यू तो था उनका अल्कोहल से, ठीक है, 1/3 मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू तो किससे था, अल्कोहल से था। फिर हमने क्या बताया था कि उनका 1/4 जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू था वो पेट्रोल से था। तो पेट्रोल और अल्कोहल ये तो बिल्कुल ही जीएसटी से बाहर कर दिया, लेकिन पेट्रोल पे फ्यूचर डेट में जीएसटी लग सकता है, लेकिन पेट्रोल में फ्यूचर डेट से जीएसटी लगता है, लेकिन अल्कोहल तो बिल्कुल ही जीएसटी से बाहर है। तो ये कल हमने देख लिया था। फिर हमने क्या था कि जो रिमेनिंग 40% है वो जीएसटी के अंदर आ गया है, बट उसके अंदर भी गवर्नमेंट ने श्योरिटी दी थी शुरू के 5 साल कि आप चिंता ना करो, अगर कुछ नुकसान हुआ तो जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस के थ्रू, जो कि हम जनता से वसूल रहे हैं महंगी महंगी चीजों में, हम आपका भरपाई कर देंगे, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, ठीक है। तो पहले 2 पॉइंट यही थे कि जीएसटी सब पे लगता है लेकिन अल्कलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे नहीं लगता। सेकंड पॉइंट यही था कि इफ वी टॉक अबाउट पेट्रोलियम, क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एटीएफ एंड नेचुरल गैस, एटीएफ मतलब एरोबिक टर्बाइन फ्यूल जो प्लेन में डलता है, ठीक है, नेचुरल गैस आर कंसर्न, दे आर नॉट प्रेजेंटली लेवेबल टू जीएसटी, प्रेजेंटली तो जीएसटी पे नहीं आ रहे, लेकिन जीएसटी इनमें लगेगा किसी फ्यूचर डेट से, जब से जीएसटी काउंसिल बताएगा। अब नाउ व्हाट इज दिस जीएसटी काउंसिल, है ना, नाउ व्हाट इज दिस जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल क्या है, तो जीएसटी काउंसिल एक ऐसी बॉडी है जो जीएसटी का सारा कंट्रोल रखेगी। देखो कोई भी डिपार्टमेंट है उसका एक हेड तो होता ही है ना, जीएसटी काउंसिल एक बॉडी है जो जीएसटी की हेड है और सारा कंट्रोल ये रखेगी। अब जीएसटी काउंसिल के अंदर लोग कौन कौन से होंगे, तो जाहिर सी बात है जीएसटी कौन है, सेंटर और स्टेट मिलकर चला रहे हैं। स्टेट वाले बोलेंगे हम भी आएंगे, सेंटर वाले बोलेंगे हम भी आएंगे, ठीक है। तो जीएसटी काउंसिल के अंदर क्या होगा, स्टेट प्लस सेंटर दोनों बैठेंगे, क्योंकि इंडिया क्या है, इंडिया फेडरल नेशन है जहां पे कोई किसी की मोनोपोली तो चलेगी नहीं, ठीक है। अब सारे स्टेट वाले बोलेंगे हम भी आएंगे, तो सारे स्टेट वालों को बुलाना पड़ेगा, तो 31 तो स्टेट वाले होगा जो जीएसटी काउंसिल में बैठेंगे। निर्मला सीतारमन जी बोलेंगी भाई मैं तो बैठूंगी, मैं तो बड़ी वाली चेयर पे बैठूंगी, उनको भी बैठा लेंगे। और एक यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है जो है तो सेंटर का लेकिन उसके पास स्टेट का चार्ज है, तो ये लोग आके सब बैठ जाएंगे वहां के अंदर, ठीक है। अब जब भी मीटिंग शुरू होगी, मीटिंग कैसे शुरू होगी, जब कम से कम आधे लोग तो प्रेजेंट हो, कोरम कितना होगा, एटलीस्ट हाफ मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए, तभी जाके मीटिंग शुरू होगी, ये भी अपन ने देख लिया था। और जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं उसका अगर 75% लोग किसी डिसीजन के फेवर में हाँ कर देंगे कि हाँ जी हम सेटिस्फाइड हैं, तो ही डिसीजन फेवर में पास होगा, अदरवाइज नहीं। अब सवाल में आता है कि सेंटर के तो लोग ही कितने से हैं, तो सेंटर के जो लोग हैं उनका वोट का वेटेज रहेगा 33%, और स्टेट के जो लोग 33.33 1/3, और स्टेट के जो लोग हैं उनका वेट का वोटेज रहेगा 66.67%, ठीक है। तो अब क्या होगा, कोई भी डिसीजन अगर पास करना हो तो देखो सेंटर तो हाँ बोल देगी तो हाँ, ना बोल देगी तो हाँ। अगर सेंटर ने ना बोल दिया तब तो कोई डिसीजन पास हो ही नहीं सकता, क्योंकि चाहिए हमको 75, और सेंटर ने जब ना ही बोल दिया तो फिर बचे 66, काम ही खत्म हो गया। और मान के चलो सेंटर ने हाँ बोल दी, तो हमको क्या करना है, ये गोल्डन नंबर जो है 75 का, ये हमें टच करवाना है, ठीक है, ये हमें टच करवाना है। तो ये मैजिक नंबर जब टच हो जाएगा 75 का, तब क्या हो जाएगा, डिसीजन पास हो जाएगा। आर यू गाइस गेटिंग इट और नॉट, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक रिकॉल हो रहा है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलती क्लास में तुम मत मांगो यार क्लास ग्रुप का लिंक, मेरे को लग रहा है तुम क्लास का लिंक मांग रहे हो, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, इधर आओ, आगे बढ़ते हैं, इतना अपन ने देख लिया, ठीक है। ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट था इसलिए बताया मैंने आपको। तो अभी तक हमने क्या देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का वोट का वेटेज होता है 1/3, स्टेट गवर्नमेंट का 2/3। अब एग्जाम में एमसीक्यू पूछेंगे ना तभी गलत नहीं होगा आपसे, क्योंकि आपको वो कैलकुलेशन समझ में आ गई कि 75 ही क्यों, 1/3 ही क्यों, 2/3 ही क्यों, है ना, वो आपको समझ में आ गया, तो आपसे गलती नहीं होगी कभी भी, ठीक है। इतना अपन ने देख लिया, कोरम कितना आधा होना चाहिए ये भी अपन ने देख लिया, ठीक है। जीएसटी काउंसिल अब कर क्या क्या सकता है भैया, जीएसटी काउंसिल का काम क्या क्या है, अगला सवाल ये आता है कि जीएसटी काउंसिल करता क्या है। तो जीएसटी काउंसिल देखो अपनी क्लास के अंदर ऐसा है कि शुरू का चलेगा 15 मिनट पूरा का पूरा रिवीजन, आपको लगेगा ये बहुत बोर, लेकिन ये इसी से ही नंबर आएंगे, ठीक है। मेरी क्लासेस भले ही आपको अच्छी ना लगे, लेकिन इतनी बात की श्योरिटी कि आपका रिजल्ट आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। जो चीज अच्छी लगती है ना वो रिजल्ट नहीं देती, वो कड़वी चीज ही अच्छा रिजल्ट देगी। तो आपको मैं तो इसी तरीके से पढ़ाऊंगा भी जिस तरीके से नंबर आ सके। दूसरी बात यह कि अगर गलती से कोई लेट भी हो गया, मान लो 5-7 मिनट, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, वो पुराना रिवीजन चल रहा होता है, तो ये मत सोचिएगा कि यार आज की क्लास तो छोड़ ही देते हैं क्योंकि अब तो वैसे भी लेट हो गए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
अब हमने क्या देखा, टोबैको। अब आते हैं टोबैको की बात पे, ठीक है, वही जुबा केसरी याद आ रहा है। अब टोबैको के केस में क्या हुआ, देखो मोदी जी क्या बोले। मोदी जी क्या बोले, मित्रों तंबाकू ऐसी चीज है जिसने भारत को जड़ से पकड़ रखा है। मैं एक्टिंग बहुत बेकार कर रहा हूं, समझना मेरी बात, फीलिंग समझना, आपको हमेशा याद रहेगा। ये देश के विकास के लिए सही चीज बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैं अपने हर भाई बंधु से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इसका सेवन ना करें। और इसी के चलते हमारी सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं जो आप लोगों के लिए ही बेनिफिशियल रहेंगे। हमने हमने निर्णय लिया है कि टोबैको पे जीएसटी भी लगाया जाए और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगाई जाए। ऑफिसर सोचे ना, वाह मोदी जी वाह, टैक्स तो डबल का डबल और पब्लिसिटी की पब्लिसिटी, एक तीर से दो निशाने। भाई टैक्स तो डबल आ गया, जीएसटी भी आ गया और एक्साइज ड्यूटी भी आ गई, ठीक है। जनता भी कुछ नहीं बोलेगी, जनता भी ऐसा नहीं बोलेगी कि मोदी जी तो लूट रहे हैं, जनता भी बोलेगी देखो क्या बढ़िया काम कर रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। और ऑफिसर्स भी खुश, जनता भी खुश, सरकार भी खुश, काम एकदम बढ़िया चल रहा है, क्योंकि जिसको टोबैको खाना है ना भाई, वो तो खाएगा ही, है कि नहीं। ये तो नशीली चीजें हैं, इसका कुछ हो नहीं सकता। तो क्या होगा, टोबैको इज सब्जेक्ट टू जीएसटी एज वेल एज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, इस पे दोनों के दोनों टैक्सेस लगेंगे, ठीक है, जानबूझ के लगाए गए ना। आगे आते हैं, ओपियम, इंडियन हैम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स, ठीक है। अब ओपीएम हो गया, इंडियन नार्कोटिक ड्रग्स, ये जितने भी हो गए नशीली खराब खराब चीजें, ये ओपीएम हो गया, इंडियन हेम्प, अदर नार्कोटिक ड्रग्स। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तंबाकू हमारा हम इस पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाएंगे, जीएसटी तो जो लगेगा वो आधा आधा बटेगा ही, जीएसटी तो आधा आधा बटता ही है। वैसे एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी, बट कुछ प्रोडक्ट्स पे अभी भी है ना, जैसे टोबैको पे बच रही है, ठीक है, ठीक है। ओपीएम, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स आर सब्जेक्ट टू जीएसटी एज वेल एज स्टेट एक्साइज ड्यूटी। तो बोला ओपीएम, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स पे क्या होगा, स्टेट एक्साइज ड्यूटी भी लगा देंगे। तो ये स्टेट का हो गया और टोबैको सेंटर का हो गया, बाकी जीएसटी तो आधा आधा बटाया जाएगा। रियल एस्टेट क्या है, जीएसटी से बिल्कुल बाहर है। क्यों जीएसटी से बाहर है, वो सप्लाई चैप्टर के अंदर डिसाइड होगा कि रियल एस्टेट जो प्रॉपर्टी होती है आपकी, लैंड एंड बिल्डिंग, वो जीएसटी से क्यों बाहर है। काम खत्म हो गया। तो मैंने एक टेबल सी बनाई है छोटी सी, भाई किस किस पे जीएसटी लग रहा है, किस पे एक्साइज ड्यूटी, किस पे सीएसटी वैट वगैरह सब लग रहा है। ऐसा कोई खास काम की नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट देख लीजिएगा बेनिफिट्स क्या क्या है जीएसटी के। अगर ऐसा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, तो आपको क्या लिख के आना है, वो क्वेश्चन अगले अटेम्प्ट में आना। मतलब इस तरह का क्वेश्चन सीए फाइनल के लेवल पे एक्सपेक्टेड ही नहीं है कि आपसे बेनिफिट ऑफ जीएसटी पूछें। आपको थर्ड क्लास में पढ़ते बच्चे थोड़ी हो, इंटर वालों से भी मेरे ख्याल से नहीं पूछना चाहिए इस तरह का क्वेश्चन। तो फिर भी अगर पूछ ले, आईसीआई इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, जस्ट लाइक आई मीन कुछ नहीं। तो बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, ये मेरे जितने भी जोक्स हैं ये आपको पूरी ही क्लासेस में मिलेंगे, अभी तो कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये मत समझना कि मैं खराब हूं या मेरा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं, इट जस्ट टू लाइक थोड़ा सा फ्लो बनाने के लिए, और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो आईसीआई क्या है, वेरी अनप्रिडिक्टेबल है। हमने क्या देखा, क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट। जीएसटी के बारे में क्या बताया कि भाई पूरा एक मार्केट ही एक हो गया, एक अच्छा यूनिफाइड सिंगल यूनिफाइड नेशनल मार्केट बनाया जाएगा। बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव मतलब कि भाई गवर्नमेंट का जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है ना, वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस करना आसान हो गया। आप कह भी सकते हैं आसान हो गया, पहले सर्विस टैक्स का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था, एक्साइज का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था, अब खाली जीएसटी से काम हो जाएगा। तो खाली जीएसटी एक ही रजिस्ट्रेशन लो, ठीक है। पहले अलग अलग रिटने बढ़ती थी, ऑल रिटनों की दिक्कत तो जीएसटी में भी थी, बट ओवरऑल कहीं ना कहीं मेरे को लगता है आज की डेट में, ये पहले की बात अगर मैं करूं जब शुरू शुरू में इंप्लीमेंट हुआ था तब तो काफी तकलीफें आई थी, और कोई भी चीज जब शुरू शुरू में आती है ना तो तकलीफें आती ही आती हैं, बट या विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको लगेगा कि हाँ अच्छा ही है। मिटिगेशन ऑफ इल इफेक्ट्स ऑफ कैस्केडिंग, कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हो गया है। बेनिफिट टू स्मॉल ट्रेडर एंटरप्रेन्योर्स, जो छोटे छोटे स्मॉल ट्रेडर एंटरप्रेन्योर है उनको भी बेनिफिट मिला है। अब वो मिला है नहीं मिला वो पता नहीं, लेकिन हाँ ये आपको बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप ही आ जाएगा। बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, है ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सब आप करके आ जाना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या बोलती है, आर्टिकल 246 पावर देता था कोई भी लॉ लगाने के लिए। तो आर्टिकल 246 ए क्या बोलता है कि भाई जीएसटी के अंदर कैसे कैसे टैक्स लगाया जाएगा। तो उन्होंने क्या बोला, अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी, कौन पावर दे रहा है,
भाई सिंपल सी बात है, तुमसे कोई पुलिस वाला, तुम पुलिस वाला छोड़ो, तुमसे कोई बंदा 50 रुपए भी मांग ले, तुम 50 रुपए भी नहीं देते, तो गवर्नमेंट तुमसे पैसे मांग रही हो, तुम दे भी रहे हो, ऐसी क्या मजबूरी है? गवर्नमेंट तुमसे टैक्स मांगती हो, तुम देते हो, ऐसी क्या मजबूरी है? तो गवर्नमेंट को पावर मिली हुई है, पावर किसने दी? कॉन्स्टिट्यूशन ने दी। तो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल ने दी? आर्टिकल 246A ने दी कि अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई का मैटर हुआ, अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई का मैटर हुआ तो बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर हैज पावर टू मेक लॉज, दोनों बनाएंगे। इंट्रा मतलब सीजीएसटी आईजीएसटी, तो दोनों बनाएंगे। और इंटर स्टेट सप्लाई का मैटर हुआ तो ओनली पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉज, इंटर स्टेट मतलब आईजीएसटी, कहानी खत्म। आर्टिकल 279A पे पहले आते हैं। 279A क्या बोलता है? जीएसटी काउंसिल के बारे में बताता है, वो अपने देख लिया। जीएसटी काउंसिल के अंदर मेंबर्स कौन कौन से होते हैं वो भी अपन ने अभी अभी देख ही लिए थे। कोरम क्या होगा, वोटिंग पावर क्या होगी, ये सब हमने देख लिए थे। अगला सवाल जो एग्जाम में पूछ सकते हैं वो आपसे पूछ सकते हैं कि जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशंस क्या होंगे इस बार। इस वाले टॉपिक को आपके अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट लगा लेना। मेरे को लास्ट अटेम्प्ट में भी इंपॉर्टेंट लग रहा था लेकिन पूछा नहीं गया। 3 साल हो गए, इसके बारे में कुछ ज्यादा चर्चाएं नहीं हुई, ठीक है। तो आप ये मान के चलना कि आपके अटेम्प्ट में इसको के आने की अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी है। जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशंस क्या क्या होंगी? तो जीएसटी काउंसिल ये बताएगा कि कौन कौन से टैक्सेस जीएसटी के अंदर मर्ज करने, कौन कौन से नहीं करने। द गुड्स एंड सर्विस दैट मे बी सब्जेक्ट टू एग्जेम्प्ट फ्रॉम द जीएसटी, कहां कहां पे एग्जम्पशन देनी है। रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट कहां कहां क्या होगी, ठीक है। रेट ऑफ जीएसटी क्या होगी। फिर हमने देखा कि कोई स्पेशल रेट लगवानी हो, जैसे कहीं बाढ़ आ गई हो, सुनामी आ गई हो, जैसे अभी हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में कुछ चल रहा है, ठीक है। कुल मिला के सारी चीजें आज कल ही क्या बोलते हैं, 1-2 दिन पहले डिसीजन आया है कि ये ऑनलाइन जो गेमिंग होती है ना, जो लोग करते हैं, उस पर 28% जीएसटी लगा दिया गवर्नमेंट ने, है ना। तो इस तरह की चीजें गवर्नमेंट, ये कौन करता है? ये जीएसटी काउंसिल करता है भाई। 50th मीटिंग हुई जीएसटी काउंसिल की, बैठक हुई। अब बैठक इसलिए हो रही है, चाय पानी खाने के लिए तो हो नहीं रही है, तो इन्होंने क्या बोला, चाय पानी मतलब पीने के लिए तो हो नहीं रही, तो इन्होंने क्या बोलता है भाई कोई ना कोई डिसीजन ही पास होगा। तो डिसीजन यही हुआ है, तो इसी को अमेंडमेंट्स बोलते हैं जो हमारे कोर्स में आते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा कि जीएसटी काउंसिल क्या करेगी। जीएसटी काउंसिल कुछ भी कर सकती है, एनीथिंग। कौन से स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, कहाँ क्या होगा, कहाँ क्या रजिस्ट्रेशन की लिमिट होगी, ये सब क्या है आपको समझ में आ जाएगा। जब हम आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर होगा कि ये रजिस्ट्रेशन की लिमिट क्या होती है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स क्या होते हैं, आपको आगे समझ में आ जाएगा। अभी के लिए ध्यान में रखो, जिन लोगों ने एक बार पहले कभी ना कभी पढ़ रखा होगा तो उनको पता होगा कई स्टेट्स की गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन की लिमिट कम रखती है। वैसे रजिस्ट्रेशन की जीएसटी में लिमिट क्या होती है? 20 लाख रुपीज होती है। जैसे आपका टर्नओवर 20 लाख से क्रॉस हो जाएगा आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कई स्टेट्स के लिए 10 ही है, कई जगह फिर 40 भी हो जाती है, तो डिपेंड करता है, वो जीएसटी काउंसिल बताएगा, ठीक है। फिर हमने क्या बोला कि जीएसटी काउंसिल का कोई भी डिसीजन इनवैलिड नहीं माना जाएगा, सिर्फ इन कारणों से। कौन सा रीजन? कि मान के चलो काउंसिल के अंदर कोई मेंबर बैठा है, अब मान के चलो उसकी क्वालिफिकेशन में कोई दिक्कत है कि भाई कम से कम ये क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए थी मेंबर की, जो भी था, कोई डिफेक्ट है मतलब उसकी अपॉइंटमेंट में, तो अब डिसीजन तो हो गया। अब कोई ऐसे खड़ा होकर नहीं बोल सकता ऐसे आम जनता में से कि भैया ये तो मेंबर ही गलत बैठा रखा है, आपने डिसीजन कैसे पास कर लिया। वो इंटरनल मैटर ही देख लेंगे आप, ठीक है। तो एनी डिफेक्ट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन एज अ मेंबर ऑफ द काउंसिल, एनी प्रोसीजर इरेगुलरिटी। सपोज करो जीएसटी काउंसिल का ऐसा रूल है कि भाई मीटिंग शुरू होगी तो मिनट्स बनाएंगे, अब गलती से मिनट्स बनाना भूल गए, या मीटिंग 5 मिनट लेट शुरू कर दी, 9 बजे शुरू होनी चाहिए थी, 9:10 पे शुरू हुई है, तो कोई कोई आके नेतागिरी करे, अरे कैसे मीटिंग लेट शुरू हो गई, ये डिसीजन तो इनवैलिड है, तो ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। कोई वैकेंसी खाली हो, वैकेंसी खाली मतलब कोई सीट खाली हो, बोले कैसे डिसीजन ले लिया, ये तो आए नहीं, शर्मा जी तो आए नहीं, अरे तू जाना, ठीक है, समझ गए मेरी बात। कुल मिला के जीएसटी काउंसिल का कोई भी डिसीजन इनवैलिड नहीं माना जाएगा इन रीजन के कारण। ये भी एग्जाम में या तो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू में आ सकता है, वैसे आने की कोई उम्मीद नहीं है। द गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, शायद देखो ये पूरा का पूरा बैच इसी तरीके से होगा कि मैं आपको ये बताता चलूंगा कि हाँ भैया ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। हर फर्स्ट चैप्टर में कुछ है ही, मतलब एक चीज थी जो मैंने आपको बता दी, अगले चैप्टर्स में आपको हर पॉइंट पे बताता चलूंगा। सो दैट क्या होगा कि लिंक करते चलोगे आप लोग, और साथ के साथ क्वेश्चन भी मार्क कराता चलूंगा। क्वेश्चन तो सारे करेंगे अपन, बट स्टार मार्क कर लेंगे। फिर जब रिवीजन में आपको कराऊंगा ना, रिवीजन में क्या होगा, जैसे 4 बार रिवीजन हो रहा है मान के चलो, तो पहला रिवीजन ऐसा होगा कि एक चैप्टर, जैसे मान लो सप्लाई चैप्टर हुआ या प्लेस सप्लाई चैप्टर हुआ, अब पहली बार पढ़ते टाइम मान के चलो उसको 7 घंटे लग रहे हैं, तो पहले रिवीजन में फिर हम उसको 2 घंटा देंगे, ठीक है। फिर सेकंड रिवीजन में हम क्या कर देंगे, उसको 1.25 आवर्स पे ले आएंगे। थर्ड रिवीजन में आते आते थर्ड फोर्थ तक आ जाते हैं, वो 30 मिनट में हो जाएगा। इसी तरीके से आप एग्जाम से पहले 1 दिन पहले कोर्स खत्म कर पाएंगे 1.5 डेज में। दैट इज द ओनली स्ट्रेटेजी। आपका कोर्स पता है क्यों नहीं हो पाता? आपको इसलिए नहीं हो पाता कि आप एग्जाम से 1 दिन पहले पढ़ते नहीं हो, पढ़ते हो आप बुरी तरह पढ़ते हो, मतलब, ठीक है।
इतना ही पढ़ते हो जितने वो रैंकर्स पढ़ते होंगे, उससे भी ज्यादा ही पढ़ते हो आप एग्जाम से एक दिन पहले। लेकिन दिक्कत क्या है कि आपका कोर्स पहले से इतना स्ट्रांग नहीं था कि आपकी स्पीड ही नहीं आ पा रही है वो। तो जब पहले से ही 4 बार निकल जाएगा ना तो स्पीड आ जाएगी। और एक बात बताऊं, जब आईडीटी जैसे मैं आपको खुद करवाऊंगा ना तो आपको भी लगेगा कि यार इट्स नॉट अबाउट आईडीटी। अभी जितने भी बच्चे पास हुए ना यही बोल रहे थे कि सर पढ़ना कैसे वो सीख जाओगे आप, ठीक है। मैं तो आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ा के चला जाऊंगा, लेकिन आप बाकी सब्जेक्ट के भी इसी स्ट्रेटेजी से फॉलो करने लग जाओगे। आपको लगेगा कि यार इस तरीके से अगर आईडीटी में कॉन्फिडेंस आ रहा है तो बाकी सब्जेक्ट में भी इसी तरीके से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो आपका क्या होगा, ओवरऑल काम बढ़िया ही रहेगा, क्योंकि रिवीजन इज मस्ट, उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। अब अपन ने क्या देखा, जीएसटी काउंसिल ने क्या किया, एक मैकेनिज्म भी एस्टैब्लिश कर दिया कि सपोज करो द जीएसटी काउंसिल शैल एस्टैब्लिश अ मैकेनिज्म टू एडजुडिकेट एनी डिस्प्यूट। सपोज करो कोई डिस्प्यूट हो गया, किस किस के बीच में हो गया, भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हो गया, ठीक है। तो इन्होंने एक मैकेनिज्म भी बना दिया कि भाई अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो सुनवाई के लिए सुनवाई के लिए अलग से मान के चलो, इन्होंने एक अपना मैकेनिज्म बना दिया। जैसे अपील वगैरह होता है ना, तो इन्होंने बता दिया कि भाई अगर कोई डिस्प्यूट हो गया सेंटर और स्टेट के बीच में आपस में लड़ लिए, भाई घर में जब इतने लोग काम करेंगे, हमने क्या बोला, मान के चलो एक घर है इसमें 31 लोग काम कर रहे हैं, हाँ, एक साथ, और ठीक है, और अगर आपस में लड़ लिए तो कुछ तो होना चाहिए सुनवाई के लिए। तो मान के चलो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट में लड़ाई हो गई, या दो स्टेट आपस में भिड़ गए, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक या एक से ज्यादा स्टेट से बन नहीं रही है, ठीक है। होता है ना कि हमारे ख्याल से तो इस पे रेट 12% ही होनी चाहिए, 12 कैसे होगी, 18 होनी चाहिए। मान लो लात घूसे चल गए, डंडे चल गए, गलती से ऐसा हो गया, तो एक मैकेनिज्म बना दिया जो सुनेगा इन लोगों को, ठीक है। इस पे भी डिटेल में नहीं जाना। समझ में आया आपको? एक बार क्वेश्चंस पे आ जाते हैं फटाफट से। आपकी बार वाला जो क्वेश्चन बैंक है, अगर आप देखोगे, जैसे चैप्टर नंबर 1 में तो कुछ था नहीं, हमने क्या करा, इसको टॉपिक वाइज बाइफरकेट कर दिया। सेक्शन नंबर 7(1)(a) के क्वेश्चन सारे के सारे एक तरफ, 7(1)(b) के क्वेश्चन सारे के सारे एक तरफ, 7(1)(c) के क्वेश्चन सारे के सारे एक तरफ। और इस क्वेश्चन बैंक में कवर्ड क्या क्या है, बेसिकली इस क्वेश्चन बैंक में आईसीआई के अभी तक के आए हुए एसएम में जितने भी क्वेश्चन है, आरटीपी में, एमटीपी में, सब कुछ, मतलब नॉट अ सिंगल क्वेश्चन इज लेफ्ट, हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो आप इस क्वेश्चन बैंक जो तो मैं करवाऊंगा ये आपको, जो आपको घर पे भी मिलेगा, बस इस पे पूरा भरोसा करना। क्वेश्चन बैंक प्लस समरी बुक मोर देन सफिशिएंट है। एग्जाम से 1.5 दिन पहले इसको करने में कतई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको एग्जाम से 1.5 दिन पहले भी पता टारगेट रखना है कि कोर्स एक बार रिवाइज नहीं करना, 2 बार रिवाइज करना है। अब आप बोल रहे होंगे सर क्या वेग बातें हैं, मतलब अगर 2 बार सोचोगे ना तब जाके वो 1.5 बार पे आएगा। एक बार सोचते हैं ना, कई लोग ऐसे होते हैं, आप लोग, मैं मान के चलता हूँ 70-80% अटेम्प्ट दे चुके पहले एक बार, कभी ना कभी आपने खुद ने फील किया होगा। सपोज करो आपका 7 तारीख को पेपर है, 7 नवंबर को पेपर है मान के चलो। अब 9 को जो पेपर होगा ना, आप क्या करते हो, 9 के सुबह तक का टारगेट बना लेते हो, 12 बजे तक। आप लोग क्या सोचते हो कि यार 7 को मैं आऊंगा, ये करूंगा, 8 को मैं ये करूंगा, और 9 को सुबह 12 बजे तक मैं ये करूंगा, फिर उसके बाद में चला जाऊंगा। तुमने जो चाहा आज तक वो तुम्हें मिला। तुमने तो सोच लिया कि तुम 12 बजे तक कर लोगे, तो तुमको लगता है कि वो 12 बजे तक हो जाएगा। अरे 25 साल से खुद को जान रहे हो, खुद पे ऐसे कैसे भरोसा कर सकते हो तुम? बिल्कुल भी भरोसा नहीं होना चाहिए तुम्हें खुद पे। तुमको क्या प्लान करना चाहिए, अगर तुम्हें 12 बजे तक कोर्स खत्म करना है ना, तुम्हारा प्लान ऐसा होना चाहिए कि 9 तारीख को पेपर है ना, तो 8 तारीख के शाम को 8 बजे तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाए। प्लानिंग ऐसी करोगे ना, तब तुम इतने नालायक हो कि तब तक जाके तुम अगले दिन के सुबह 10-11 बजे तक सेटल हो पाओगे, तब जाके हो पाओगे तुम सेटल। तुम 12 बजे तक की प्लानिंग कर ली तो 30% कोर्स गया, एग्जाम गया, कॉन्फिडेंस हिल गया। फिर तो जो लोग 12 बजे तक की प्लानिंग करते हैं वही सेंटर के बाहर पन्ने पलट रहे होते हैं। प्लानिंग ऐसी करो कि अगले दिन के शाम के 8 बजे तक तो फ्री, फिर वापस से रिवाइज करेंगे। तो वापस हो नहीं हो, कम से कम एक बार तो हो जाएगा, ठीक है। आगे इधर आओ। अब आते हैं किस पे, इस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन मेनली कुछ काम के ज्यादा है नहीं, जो काम के होंगे वो मैं बता दूंगा, और अगले चैप्टर से तो हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। अब हमने क्या बोला, आपकी मैराथन, अरे मैराथन बाकी पेपर भी तो है। इधर आओ, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, राइट ना शॉर्ट नोट ऑन वेरियस लिस्ट प्रोवाइडेड अंडर 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो मैंने आपको क्या बताया था कि आर्टिकल के अंदर शेड्यूल होते हैं। तो आर्टिकल 246 का शेड्यूल 7
इसमें 3 लिस्ट है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। ठीक है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। तो उसके अंदर पावर दे रखी है आपको, कोई शॉर्ट नोट बताना है आपको, तो कुछ भी नहीं है, कोई खास काम का नहीं है, सिंपल सी बात है, आपको लिखना है कि क्या कौन कौन से लिस्ट हैं। तो लिस्ट से समझ में आ जाना चाहिए, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो लिख देना है कि 3 लिस्ट दे रखी है और कुछ नहीं है। लिख देना यूनियन लिस्ट में सेंटर वाले मैटर होंगे जो सेंटर गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। सेंटर गवर्नमेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू डिसाइड दीज मैटर। स्टेट गवर्नमेंट में क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू डिसाइड दीज मैटर। और कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होगा, दोनों मिलके करेंगे, जैसे मैरिज वगैरह के हो गए, डाइवोर्स के लॉ हो गए, ये सब। ठीक है, पहले जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पहले करा देता हूँ। कौन कौन से टैक्सेस जीएसटी में मर्ज हो गए, तो सिर्फ पढ़ने वाला है, एमसीक्यू की पॉइंट ऑफ व्यू से फिर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्टेट के जो 4-5 टैक्सेस मैंने आपको बताया और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। तुम लोग कभी भगवान पे भरोसा करो ही मत तुम्हारे केस में कि नहीं नहीं हम भगवान साथ देगा, कर लेंगे। वो एक था ना, वो अभी एक मैं देख रहा था इंस्टाग्राम पे कि हमने तो भगवान से ऑडी और टेस्ला मांगा था और भगवान ने ऑडिट और टैक्स लॉ सुन लिया। तो तुम्हारी किस्मत, किस्मत पे भरोसा नहीं करने का, तुमको ऐसा सोचने का है तुम्हारी किस्मत आई छबरी। तुमको क्या करने का है, तुम जब 200 की मेहनत करोगे ना तब जाके तुम्हें 100 मिलेंगे। तुम जितनी तुम्हारी किस्मत ऐसी है कि तुमको डबल मेहनत करनी मिलेगी तब जाके तुम्हें कोई चीज मिलेगी। बिल्कुल आधा रिजल्ट मिलता है तुमको। और तुम सोच लो तुमको कितने एफर्ट देने हैं। जब तक तुम लोग क्या प्लानिंग करते हो, 200 की प्लानिंग करते हो। तुम्हारा नंबर आते हैं 70। तुमने कम से कम बेयर मिनिमम प्लानिंग करनी है 250 की। मान के चल लो कि अपना पासिंग परसेंटेज ही 250 है, 250 में तो पास होंगे अपन, तब जाके 220 230 कहीं आएंगे। रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको। तो प्लानिंग इसलिए ऐसे करनी है कि भाई कम से कम 250 की प्लानिंग करनी है आपको। और ये तो वैसे भी लास्ट अटेम्प्ट है। ठीक है, और 250 बहुत अचीवेबल है। इलेक्टिव में आराम से 70-75 नंबर आ जाते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि 70 नंबर आपके इलेक्टिव में आ गए। ठीक है, कईयों के 80-80 भी आते हैं। मान के चलते हैं 70 आईडीटी में आ गए, हम ज्यादा उम्मीद ही नहीं कर रहे आपसे। 140 नंबर हो गए। अब बचे हुए अगर 40-40 भी लाए तो भी आपके 220 होते हैं। तो ये दोनों बढ़िया सब्जेक्ट है, पर खाली इन्हीं पे डिपेंड मत रहना। अगर तुमने इसमें 40-40 की प्रिपरेशन करी ना तो इसमें 40 भी नहीं आएंगे, इसमें भी 60-60 की प्रिपरेशन करनी है। ये दो तो ऐसे सब्जेक्ट हैं कि 60-60 की करोगे तभी आएंगे 60-60, तभी आएंगे 40-40। और इनकी एक स्ट्रेटेजी है, कॉस्टिंग में लगातार बच्चे फेल हुए हैं, डीटी में इनकी एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूं आपको। अगर कोई बच्चा एससीएमपी 5 बार पढ़ ले, देखो जो चीज तकलीफ देना, अब आप इधर उधर ढूंढ रहे हो क्या पढ़ूं, किसकी बुक उठाऊं, पहले इससे पढ़ ली वापस से क्लास लूं क्या। देखो भैया, अगर एससीएमपी आपने 5 बार पढ़ ली तब जाके आपके 50 नंबर पक्के आ जाएंगे। और डीटी में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर आपने कर ली, कोई भी जैसे क्लास ले रहे हो या तो आप, या कोई भी रिवीजन वीडियो देख रहे हो, देखा उसकी क्वेश्चन 1 बार करा, 2 बार करा, 3 बार करा, 4 बार निकालने हैं। तो जो चीज ज्यादा दिक्कत दे उसको ज्यादा बार ही तो करना है। और आईडीटी को आप बिल्कुल छोड़ दो मेरे हवाले। जब जब मैं आपको बोलूंगा कि इतना देखना है आपको, देख लेना आप, बाकी मैं करवा दूंगा। पर इसको ग्रांटेड मत लेना कि आईडीटी छपरी है, क्योंकि जो चीज स्ट्रांग है, जो नंबर दिला सकती है, तो उसको तो और स्ट्रांग बनाए। और क्या पता पेपर कैसा है, आपकी बार काफी टाइम से आसान आ रहा है। ठीक है, तो प्लानिंग जरा सी भी ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। और अगले 3 महीने के लिए, अगले 3-3.5 महीने के लिए क्या होना चाहिए, क्या होता है, तुम लोग क्या करते हो, तुम लोगों को ऐसा लगता है कि हम सब चीजें मैनेज करके चलें, हमारी दोस्ती यारी भी चलती रहे, वो भी चलती रहे, तुम्हारे कहीं टांग वांग तुमने फंसा रखी हो किसी रिलेशनशिप वगैरह में, वो भी चलती रहे, तुम्हारी जॉब चल रही है तो जॉब भी चलती रहे, तुमको लगता है और सीए भी बन जाए हम। तुम क्या रजनीकांत हो क्या? तुम्हें अपनी कैपेसिटीज के बारे में पिछले 25 सालों से नहीं पता क्या कि तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते? तो जो भी इंसान, तुम क्या कोई भी इंसान तभी सक्सेसफुल होगा जितना नैरोअर पाथ होगा उसका। नैरोअर पाथ करने के लिए क्या करो, अब जैसे मान के चलो जॉब करना मजबूरी है तो एक काम करो, अब अगले 1-8 महीने कर लो इसको, फिर कम से कम एग्जाम से 2 महीने पहले तो छूट ही जानी चाहिए। अगर आपका एक ग्रुप है और बोथ ग्रुप है तो आज से ही छूट जानी चाहिए। ठीक है, अगर आप ये दोस्ती यारी पंचायती सब कम कर दो, अचानक से बंद करने के लिए नहीं बोल रहा, बिल्कुल कम कर दो एकदम मिनिमम, तभी रिजल्ट आएगा आपका। सीए बनना बड़ा कोई दिक्कत का काम नहीं है, पर ये 3 महीने के लिए कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे आपको बस। ठीक है,
इधर आओ, कोई काम में नहीं आने वाला आपके, ना ये दोस्त काम में आने वाले, ना कोई यारी काम में आने वाली, ना आपका आर्टिकलशिप का बॉस काम में आने वाला। वो भूल जाएगा 3 साल बाद, पहचानेगा भी नहीं तुमको। इधर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? डिस्कस द लेविबिलिटी ऑफ जीएसटी और अदरवाइज ऑन द फॉलोइंग। फर्स्ट वाला पॉइंट क्या बोलता है? एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। आपने क्या किया, इस पे बताओ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन में जीएसटी का क्या होगा। तो आपको पता है कि एल्कोहलिक लिकर तो आउटसाइड द रेलम ऑफ जीएसटी, जीएसटी से बाहर है। पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एटीएफ एंड नेचुरल गैस के केस में क्या होगा? तो इस केस में हमने क्या बताया कि दे आर नॉट, आपको लिखना कैसे है इस पर अंडरलाइन करो, देखो, दे आर नॉट प्रेजेंटली लेवेबल टू जीएसटी, जीएसटी विल बी लेविड ऑन दिस प्रोडक्ट फ्रॉम अ डे टू बी नोटिफाइड बाय जीएसटी काउंसिल। बस ये कीवर्ड है इस वाले पॉइंट का, तो कीवर्ड लिख दोगे तो नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट को अंडरलाइन कर देना। टोबैको के केस में क्या होगा? जीएसटी भी लगेगा और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी। ओपीएम, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स के केस में क्या होगा? जीएसटी भी लगेगा और स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगेगी, बस खत्म। ये क्वेश्चन नंबर 8 काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, लगा देना इसको, ये तो करना ही है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी क्या है? इनके अंदर का वर्ड, अंदर का लिखने की, याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कीवर्ड याद होने चाहिए। जैसे अपन ने भी देखा था, बूस्ट टू मेक इट इंडिया इनिशिएटिव, क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट, ये सब चीजें लिख के आ जाना, ठीक है। Why was the need to amend the constitution? इसको एक बार पढ़ लेना, बिल्कुल भी काम करनी है। बाकी मैं किसी भी चैप्टर में आपको ऐसे नहीं बोलूंगा, इसको पढ़ लेना। और ये पहला चैप्टर के अंदर ही वाहियात क्वेश्चन थोड़े ज्यादा भरे पड़े हैं, ठीक है। आर्टिकल 269A क्या बोलता है? आर्टिकल 269A क्या बोलता है? देखिएगा मेरी बात, आर्टिकल 269 अपन ने वहां पे भी छोड़ दिया था। आर्टिकल 269 बोलता है कि जीएसटी तो लग गया, अब लेवी तो हो गया, अब कलेक्शन, देखो कलेक्शन तो कर लिया आपने, लेवी कलेक्शन हो गया, अब बटेगा कैसे कैसे, मतलब कितना सेंटर के पास जाएगा, कितना स्टेट के पास जाएगा। तो हमने बताया कि भैया वो जीएसटी काउंसिल बताएगा, और जीएसटी काउंसिल क्या बताता है कि दोनों के पास आधा आधा जाएगा, आधा सेंटर के पास रहेगा, आधा स्टेट के पास रहेगा। अगर कोई आईजीएसटी का पैसा भी आ जाता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को जाकर रिएंबर्समेंट कर देती है। इसको भी पढ़ लेना, कुछ खास ये भी काम का नहीं है। आर्टिकल 246A तो आपको पता ही है। 246A क्या बोलता है कि अगर इंटर स्टेट सप्लाई का मैटर हुआ तो ओनली पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज, और इंटर स्टेट का मैटर हुआ बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर टू मेक लॉज। बस काम खत्म हो गया। इस चैप्टर में आपको इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। बस मेन जो चीज आपको ध्यान में रखनी है वो अब लिख लो एट द एंड इस चैप्टर के लिए। तो आर्टिकल 279A जो कि जीएसटी काउंसिल है, और आर्टिकल 246A सेकंड, मतलब कुछ पूछ ले तो उसके बारे में, और टोबैको, अल्कोहल तो आपको याद रहेगा ही, और बाकी आप कर लोगे बस इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले चैप्टर की तरफ मूव करते हैं, सप्लाई चैप्टर की तरफ आते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना सभी लोग, सप्लाई चैप्टर क्या बोलता है। पहली बात तो चैप्टर का नाम सप्लाई ही क्यों है? सप्लाई का मतलब क्या है? सप्लाई से क्या होता है? सप्लाई पे ही जीएसटी लगता है। सप्लाई, इस चैप्टर से आपको पता चलेगा कि इस ट्रांजैक्शन पे जीएसटी लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए। तो किसी भी ट्रांजैक्शन पे जीएसटी लगना चाहिए या जीएसटी नहीं लगना चाहिए, वो कौन बताएगा? वो सप्लाई चैप्टर ही बताएगा। सप्लाई चैप्टर ही बताएगा कि हाँ भैया इस ट्रांजैक्शन पे तो जीएसटी लगना चाहिए और इस ट्रांजैक्शन पे जीएसटी नहीं लगना चाहिए। तो ये चीज कैसे पता चलेगी? ये सप्लाई चैप्टर से ही पता चलेगी। अब सप्लाई के अंदर क्या दे रखा है? सबसे पहले गुड्स की डेफिनेशन और सर्विस की डेफिनेशन, जो हमारा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। तो गुड्स का क्या होता है और सर्विस का मतलब क्या होता है वो हम देखते हैं, ठीक है। मैं आपको पहले भी बता चुका, जीएसटी कोई टैक्स नहीं है, जीएसटी एक सिस्टम है टैक्स लगाने का। वही कि भाई किस किस तरीके से क्रेडिट मिलेगी, किस किस तरीके से क्या क्या आगे काम होगा, काइंड ऑफ यही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब अपन ने क्या बोला कि भाई गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स का मतलब ये होता है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी जो चल फिर सके। जैसे ये पेन है, ये भी गुड्स है, ठीक है। कुछ भी कोई भी चीज हो, जैसे घड़ी है, ये भी गुड्स है, ठीक है। जैसे ये पेन है, ये भी गुड्स है। तो कुल मिला के एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, मनी और सिक्योरिटीज पे जीएसटी नहीं लगाया गया। मनी पे जीएसटी क्यों नहीं लगाया गया? जैसे मान के चलते हैं हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर हरीश जी बैठे हुए हैं। अब हरीश जी क्या कर रहे हैं? हरीश जी सीए बन गए एकदम जबरदस्त तरीके से। हरीश जी को लगा अब तो हम सीए बन गए, अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तभी तो आप लोग अपनी अपनी जीएमसीएस के अंदर ताका झाकी करते हो कि काश कोई मिल जाए, ठीक है। यही तो करते हैं जीएमसीएस, उसका नाम जीएमसीएस नहीं ICIShadi.com हो जाना चाहिए, क्योंकि
वहां पे लोग इसी आदम का तो इंटेंशन ये होता है, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड होता ही है, कोई भी झूठ नहीं बोलेगा। ठीक है, अब हरीश जी ने क्या करा, हरीश जी सीए बने। ठीक है, सीए बनने के बाद पेपर वेपर दिए हरीश जी ने। आप लोगों के तो टाइम अभी भी जीएमसी से पहले हो जाती है एग्जाम से, हमारे तो एग्जाम की बात होती थी, तो हमारा तो प्योर मोटिव यही होता था, मतलब मेरा नहीं बाकी लोगों का। ठीक है ना, थोड़ा दिमाग में मेरे भी था मतलब, बट कुछ काम बना नहीं। तो समझ रहे हो मेरी बात, यही पर्पज होता था जीएमसीएस का, क्योंकि ऑनलाइन हो गई हमारे टाइम, कोविड के टाइम था, कोविड से पहले का। बाकी फेस टू फेस वाली बात ही अलग रहती थी, जीएमसीएस और आईटीओटी। और इन लोगों के तो ग्रुप्स भी इतने एक्टिव रहते थे जब तक जीएमसीएस और आईटीओटी चलती थी, और जैसे ही खत्म तो ऐसे डेड ग्रुप्स मैंने जिंदगी में नहीं देखे जैसे जीएमसीएस और आईटीओटी के होते थे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब सीन ऐसा है कि हरी जी जो हैं वो सीए बन चुके हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं। अब इनके दिमाग में भी ऐसा है कि यार अब उम्र हो रही है, कोई ना कोई लड़की तो देखनी है, शादी तो करनी है। ठीक है, इनके जस्ट ऑफिस के सामने एक और कोई दूसरा ऑफिस था। ठीक है, एक ही कैंपस के अंदर, और वहां पे एक लड़की, एक सुंदर सी कन्या क्या करती थी, नौकरी करती थी। अब हरीश जी के दोस्त ने इनको पुश किया कि भाई तू जाना जाना, और एक दिन को टक्का दे दिया और डायरेक्टली उस कन्या के सामने ऐसे प्रकट हो चुके हैं। ठीक है, उसको बोला। अब हरीश जी के दिमाग में क्या आया, हरीश जी के दिमाग में आया, बोले क्या करें, हम अचानक से जाके सामने खड़े, हरीश जी के पास 2,000 रुपए का नोट था। मैडम चेंज मिलेगा, मैडम चेंज मिलेगा। ठीक है, तो मैडम ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल। तो हरीश जी को 500 के 4 नोट दिए विद अ स्माइल। तो हरीश जी ने 2,000 रुपए दिए और उसके बदले में 500 के 4 नोट मिले। 2,000 दिए और 500 के 4 नोट मिले। आप मुझे एक बात बताओ, क्या इस पे जीएसटी लगना चाहिए? क्या इस पे जीएसटी? बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। पैसा गया पैसा आया, किस बात का जीएसटी? मनी दिया हरीश जी ने और उसके बदले में 4 नोट मिल गए, बस डिनोमिनेशन ही तो चेंज हो गया। जो अभी नोट 2,000 का है वो 500 का हो गया, करेंसी का डिनोमिनेशन बदल गया, और क्या दिक्कत है? कोई जीएसटी नहीं लगना चाहिए। आप लोग एग्री करते होंगे। अमनप्रीत, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन अमन जी, May 23 में निकालने के लिए, थैंक्स अलॉट। चलिए, तो अपन ने क्या देखा, अपन ने ये देखा कि भाई पैसा दिया पैसा आया, बात खत्म, कोई जीएसटी नहीं लगना चाहिए। आप अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, ये कौन है, स्माइल पे तो जीएसटी लगना चाहिए। इसलिए लड़कियों का पास परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, दिन पे दिन, दिन पे दिन पास परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। आप यकीन नहीं करोगे, एकदम दुख महसूस हुआ मुझे जब लास्ट बैच के अंदर मैं एक बच्चों को बता रहा हूँ, लड़कों को मोटिवेट करने के लिए, कि यूपीएससी में टॉप 3 रैंक, टॉप 4 रैंक लड़कियों की आ रही है। हर जगह अब लड़कियां एक्सेल कर रही हैं। तो न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी, गर्ल्स आर ऑन टॉप। मैं लोगों को मोटिवेट कर रहा हूं क्लास के अंदर, और ये नालायक लोग क्या लिखते हैं, गर्ल्स आर ऑन टॉप, दैट्स व्हाट बॉयज लाइक। मैंने कहा अरे, इसीलिए लग रहे हैं अटेम्प्ट तुम्हारे, बिल्कुल भी सीरियसनेस नहीं है। मतलब थोड़ा तो आना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। इधर देखो, इधर देखो, गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स का मतलब ये होता है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। मनी एंड सिक्योरिटीज पे जीएसटी नहीं लगता। आप शेयर मार्केट में पैसा करें, आपका हार्ड अर्न मनी है, आपने खूब पैसे कमाए और मार्केट में लगा दिए, क्या उस पर जीएसटी लगा दें? 18% 5 लाख रुपए मार्केट में लगा दिए तो क्या उस पर 18% 12% जीएसटी लगा दें? हाँ, ब्रोकरेज चार्ज वगैरह उस पर अपनाएंगे। अभी अभी मैं मेन अमाउंट की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो भैया उस पर कोई जीएसटी नहीं लगना चाहिए। सही है कि नहीं? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, मनी एंड सिक्योरिटीज को छोड़ दो, उस पर जीएसटी नहीं लगाएंगे। ठीक है, जैसे सपोज करो क्या हुआ, अभी हमारा हरीश था, हरीश को लगा यार ये ट्रिक तो काम कर गई, 2,000 के बदले में 500 के 4 मिल गए। ठीक है, और साथ में स्माइल भी हो गई। हरीश को लगा कि चलो ये प्लान तो बढ़िया है, अब सीए करिए, इतना ही दिमाग था। ठीक है, कोई चैंपियन तो रहे नहीं है, किताबों में जीवन कटाए, अगले दिन वापस से 2,000 का नोट लेके चलेगा। ये नहीं कि दूसरी चीज करते, दूसरी बात कहते, नहीं,
वापस से 2000, वापस से उसी स्माइल के साथ 500 के 4 नोट लिया है। तीसरे दिन फिर चले गए 2000 रुपए लेके। अब मैडम को थोड़ा इरिटेशन होने लगा, लेकिन फिर भी मैडम ने दे दिए 500 के 4। चौथे दिन फिर चले गए, ये नहीं बिल्कुल ही एकदम कि कुछ और काम कर लें, कुछ और पूछ लें, नहीं, वही 2000 की स्कीम, 2000 रुपए फिर लेके चले गए। मैडम ने कहा कि आज मैं दूंगी सिर्फ और सिर्फ 1800 रुपए, रोज रोज खुले कहां से लाऊंगी मैं। अब स्माइल नहीं, अब मैडम ने बड़ा रूडली बात किया इससे, ठीक है। तो अब 200 रुपए मैम ने अपने सर्विस चार्ज ले लिए करेंसी एक्सचेंज के। क्या उस पे जीएसटी लगाएंगे? हाँ जी, उस पे जीएसटी लगा देंगे, जो मैडम ने अपने सर्विस चार्ज ले लिए। आप रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट करवा रहे हो, डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट करवा रहे हो, ठीक है। इस तरह का आप कुछ काम कर रहे हो, तो आप जो भी सर्विस चार्जेस लगेंगे, कन्वर्जन चार्जेस लगेंगे, उस पे जीएसटी लगाया जाएगा, उस पे जीएसटी लगाया जाएगा। आपने क्या करा, बैंक में डीडी बनवाया, बैंक वाले को आपने 50,500 रुपीज दिए और उसने आपको 50,000 का डीडी बना के दे दिया। 500 रुपीज जो उसने अपने डीडी मेकिंग चार्जेस लेंगे, उस पे जीएसटी लग जाएगा, लेकिन जो पैसा एज इट इज गया और एज इट इज वापस आ गया, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको? आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा आगे, गुड्स के अंदर मूवेबल चीजें होनी चाहिए, बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल थोड़ा एम्फेसिस क्यों दे रहे हैं, क्योंकि नाम ही गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, तो गुड्स की तो बात करें थोड़ी सी। एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम क्या मतलब क्या होता है? एक्शनेबल क्लेम का मतलब ऐसा होता है कि आपका, आप ध्यान से सुनना, आप लोग थोड़ा अटेंटिव बैठो, मेरे को देख रहा हूं मैं थोड़ा सा सीरियस कम लग रहे हो। एक्शनेबल क्लेम का मतलब ऐसा होता है कि कोई भी ऐसा एक्शन आपका जिससे आपको फ्यूचर में पैसा मिल सके, जिससे आप फ्यूचर में क्लेम कर सको। जैसे आपने इंश्योरेंस करवाया, और इंश्योरेंस के आपने करवाया, मान के चलो फायर इंश्योरेंस, और आग लग गई, ठीक है, फायर इंश्योरेंस करवाया और आग लग गई, तो आपको क्लेम मिल सकता है। आपने लॉटरी में पैसा डाला, लॉटरी लग गई। आपने घोड़े के ऊपर पैसा लगाया और घोड़ा जीत गया, ठीक है। गैम्बलिंग का कुछ करा आपने, ठीक है, 7 नंबर पे पैसा लगाया और 7 नंबर आ गया, तो आपका काम बन गया। कुल मिला के आपका कोई भी ऐसा एक्शन जिससे आप फ्यूचर में क्लेम की उम्मीद रख सको, उसको बोलते हैं एक्शनेबल क्लेम। तो अब गवर्नमेंट ने क्या बोला कि एक्शनेबल क्लेम भी गुड्स की डेफिनेशन का पार्ट है। इसका मतलब क्या, एक्शनेबल क्लेम पे ही जीएसटी, एक्शनेबल क्लेम पे भी जीएसटी लगेगा? तब आप सुनना मेरी बात, सिर्फ और सिर्फ ऐसे 3 एक्शनेबल क्लेम है। कौन कौन से? लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग। गवर्नमेंट को लगता है तीनों चीजें सही चीज नहीं है, तो लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग, ये 3 चीजें ऐसी हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, बोले इन 3 चीजों पे गवर्नमेंट ने बोला हम टैक्स लगाएंगे, क्योंकि टैक्स ऑन लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग तो स्टेट लॉ के अंदर भी लगता था। अगर आप बुक के 2 पन्ने पलट के देखोगे तो आपको दिख जाएगा, स्टेट टैक्स में आता था लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग, जो कि गवर्नमेंट चाहती थी कि जीएसटी में भी लगे लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग। तो अब आप बोलोगे कि सर जब टैक्स लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग पे ही लगाना था, तो क्यों ना गवर्नमेंट ऐसे लिख देती कि गुड्स इंक्लूड्स लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग। एक्शनेबल क्लेम वर्ड क्यों लिखा? क्योंकि एक्शनेबल क्लेम तो अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्म हो गया। आप तो बोल रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ लॉटरी, बैटिंग पे टैक्स लगेगा, बाकी किसी भी एक्शनेबल क्लेम पे टैक्स नहीं लगेगा। तो देखो गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों लिखा, गवर्नमेंट बोलती कल को मान लो कोई चौथी चीज भी ऐड हो जाए, तो कल को कोई पांचवी चीज भी ऐड हो जाए, तो क्या गुड्स की डेफिनेशन ही बदलते रहेंगे क्या? तो एक बार तो लिखो गुड्स की डेफिनेशन में एक्शनेबल क्लेम वर्ड, कल को मान लो 2 आइटम और ऐड हो गए, तो कम से कम गुड्स की डेफिनेशन तो नहीं बदलेगी। नाम ही गुड्स एंड सर्विस टैक्स और गुड्स की डेफिनेशन ही बार बार चेंज हो रही है, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या करा कि एक बार तो एक्शनेबल क्लेम लिख दिया इसको वाइड करने के लिए, बट आगे जाके आप देखोगे शेड्यूल 3 क्या बोलता है, नेगेटिव लिस्ट। नेगेटिव लिस्ट का मतलब ये होता है कि भाई ये सारे सामान जीएसटी में है ही नहीं, जीएसटी से ही बाहर है। तो उसके अंदर नेगेटिव लिस्ट में लिखा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव लिस्ट में क्या लिखा हुआ है कि सारे के सारे एक्शनेबल क्लेम जीएसटी से बाहर है, सिर्फ लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग को छोड़ के। नेगेटिव लिस्ट में क्या लिखा हुआ है कि सारे के सारे एक्शनेबल क्लेम जीएसटी से बाहर है, सिर्फ और सिर्फ लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग को छोड़ के। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार तो हमने ऊपर दिखा दिया गुड्स की डेफिनेशन के अंदर कि एक्शनेबल क्लेम आते हैं, लेकिन नीचे जाके हमने लिख दिया कि बाकी किसी पे भी जीएसटी नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग पे लगेगा। तो गुड्स की डेफिनेशन में एक्शनेबल क्लेम इसलिए रखा कि स्कोप वाइड रहे गवर्नमेंट का, इसलिए रखा। मेरे ख्याल से आपको यहां तक, मैंने अभी तक आपको जितना भी पढ़ा है उतना अगर समझ में आया, तो जितने भी लोग लाइव बैठे हैं 120 के आसपास, वो मैं सभी से एक्सपेक्ट करूंगा कि आप क्या करो, कमेंट बॉक्स में बताओ कि हाँ भैया समझ में आया। इंटरेक्शन होना चाहिए, इसी बहाने मुझे आप लोगों के नाम ध्यान में रहेंगे, मैं आप लोगों के नाम के एग्जाम्पल भी दे दिया करूंगा, जिससे वो एग्जाम्पल्स आप कभी जिंदगी में भूलोगे ही नहीं।
ट्राई टू बी इंटरेक्टिव। आज तक हम लोग पीछे देखो, हम लोग, हमारा सीए का प्रॉब्लम क्या, हम इंटरेक्ट ही नहीं करते बिल्कुल। एमबीए वाले हम, उनको कुछ नहीं आता, वो एकदम पोले पड़े, खोखले, लेकिन दिखाने के लिए ऐसे एकदम एकदम बढ़िया, पैकेजिंग में एकदम जबरदस्त है वो। देखो तो किसी की पैकेजिंग जबरदस्त है और अंदर से प्रोडक्ट खराब है, पर वो पैकेजिंग के दम पे चल रहे हैं। आप लोगों का अंदर के प्रोडक्ट की क्वालिटी एकदम सॉलिड है, लेकिन पैकेजिंग खराब है। मेरे केस में भी यही है, पढ़ाते तो ठीक है, लेकिन लोग कहते हैं, मेरे केस में क्या होता है, मैंने जनरली देखा है कि मार्केटिंग के चक्कर में थोड़े से इतने नहीं आते बच्चे जितने आने चाहिए। समझ पा रहे हैं सभी लोग? अनूप पारासर, जयेश जरवानी, एक बार सब अपनी अटेंडेंस ही लगवा दो, मैं तो कह रहा हूँ यस सर लिख के या कुछ भी लिख के। साक्षी, श्वेता, निधि, मौलिक, रवि, गौरव, तनुश्री, बहुत ही बढ़िया। अमित ठाकुर, ओहो इतनी सारी चैट एक साथ जा रही है अब तो। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अक्षय, एक्शनेबल क्लेम का मतलब लेमन टर्म्स में ये होता है कि आपका कोई भी ऐसा एक्शन जिससे आप फ्यूचर में कोई भी क्लेम कर सको। जैसे मान लो लॉटरी में पैसा लगाना, गैम्बलिंग, जो सस्पिशियस। एक्शनेबल क्लेम का बेसिकली मतलब देखा जाए कि आपको उसकी श्योरिटी नहीं है कि वो मिलेगा ही नहीं मिलेगा। जैसे आपने लॉटरी का टिकट लिया, पैसा तो एक बार चला गया, फ्यूचर में वो काम होगा कि नहीं होगा उसकी श्योरिटी नहीं है। बट अगर हुआ तो आपका हक बनेगा लेने का। जैसे आपने फायर इंश्योरेंस करवाया, अब जरूरी नहीं है कि आग लगेगी या नहीं लगेगी, पर आग लगी तो पैसा मिलेगा। समझ रहे हो एक्शनेबल क्लेम का मतलब क्या है? तो उसका फ्यूचर में रेवेन्यू जनरेट होना या नहीं होना आज की डेट में डाउटफुल है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम एक्शनेबल क्लेम। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, गुड्स के डेफिनेशन का मतलब एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम। ग्रोइंग क्रॉप्स, क्रॉप्स भी एक्शनेबल क्लेम का पार्ट कर दिया। क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड व्हिच आर एग्रीड टू बी सर्व बिफोर सप्लायर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। देखो मूवेबल का मतलब क्या होता है, चल फिर सके। अब इन्होंने क्या बोला, कोई क्रॉप हो या कोई ग्रास हो जो अभी जमीन में उगी हुई है, ठीक है, बस सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ऐसे घूमती है हवा के कारण, है ना, तो उसको आप मूवेबल थोड़ी बोलोगे। बट बोले उसका एक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका, उसकी डीलिंग हो चुकी है, वो बिक चुकी है। जैसे पार्ले जी क्या करती है, खेत खरीद लेती है गेहूं के, जब वो उग रहे होते हैं, अभी तक कटे भी नहीं है फसल, बट पहले ही डीलिंग हो चुकी है। तो इस केस में ऑल्दो हम एग्जम्पशन चैप्टर में देखेंगे कि एग्रीकल्चर को अलग से बेनिफिट दिए हैं, एग्जम्पशंस हैं, लेकिन हाँ देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। जीएसटी लेवी होगा कि नहीं होगा, जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, वो बताता है सप्लाई चैप्टर। अब जीएसटी तो लग गया, पर अगर बीच में एग्जम्पशन आ गई तो सप्लाई मतलब जीएसटी लेवी माइनस एग्जम्पशन इज इक्वल टू जीएसटी कलेक्शन, इज इक्वल टू जीएसटी कलेक्शन। तो लेवी माइनस एग्जम्पशन इज इक्वल टू कलेक्शन, ऐसा होता है। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? ठीक है। साक्षी पूछ रही है सर सिक्योरिटीज पे जीएसटी क्यों नहीं है। साक्षी आप एक बात बताओ, आपने शेयर मार्केट में लेट्स सपोज टाटा के 2 लाख के शेयर खरीद लिए, तो क्या गवर्नमेंट ये बोलेगी कि टाटा को 2 लाख दिए, और जब आपने टाटा के 2 लाख के शेयर खरीदे और उसको आपने बेच दिया 2,10,000 रुपए में, अब आपने जब उनके शेयर बेचे तो गवर्नमेंट बोलेगी लाओ जी 12% जीएसटी, तो आप बोलोगे क्या पागल बनाए, बोलोगे नहीं क्या आप? अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है, अच्छा सपोज करो, अब आप बोलोगे सर क्यों ना प्रॉफिट पे जीएसटी लगा दें, तो वैसे तो जीएसटी टर्नओवर पे लगता है पहली बात तो, अगर हम चलो प्रॉफिट पे लगा दें तो इसका मतलब क्या कर रही है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या कर रही है, लोगों को प्रमोट नहीं कर रही। गवर्नमेंट ये बोल रही है कि भाई मार्केट में पैसा मत लगाओ। और किसी भी देश की गवर्नमेंट, किसी भी कंट्री गवर्नमेंट कभी ये चाहेगी क्या कि ऐसा ना हो, देश में इन्वेस्टमेंट ना हो, देश में पैसा ना आए? भाई गवर्नमेंट तो हमेशा से ही चाहती है कि लोग मार्केट में पैसा लगाएं, इन्वेस्टमेंट करें। तभी तो गवर्नमेंट, अगर आप बात करोगे कैपिटल गेन की, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, अगर आप डीटी पढ़े हुए हो तो एलटीसीजी 10% ही लगता है, वो भी अब लगने लगा है, पहले तो लगता ही नहीं था। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 0 ही था शेयर मार्केट के ऊपर। वैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की रेट 30% होती है, लेकिन अगर आप एसटीसीजी 111 तो 15% की रेट क्यों कर रखे हैं सब गवर्नमेंट ने?
जीएसटी तो छोड़ो, इनकम टैक्स में बेनिफिट दे रखे हैं जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करें, इसलिए कर रखा है गवर्नमेंट ने, वरना तो लोग बैंकों में पैसा जमा करा लेंगे फिर। ठीक है, ठीक है, चलिए। जीएसटी किस पे लगता है? ब्रोकरेज पे। जैसे सपोज करो मैंने जीरोधा के थ्रू क्या किया, कोई ट्रांजेक्शन किया, अब क्या होता है 10 लाख रुपए का कोई ट्रांजेक्शन किया तो वो चार्जेस लेता है, सपोज 200 रुपए चार्जेस ले लिया उसने जीरोधा ने, तो 200 रुपए के ऊपर जीएसटी लगता है, जो ब्रोकरेज हमने उसको दिया ना उसके ऊपर जीएसटी लगता है। ठीक है, इंश्योरेंस पे देखो, इंश्योरेंस भी एक्शनेबल क्लेम है, लेकिन जीएसटी सिर्फ और सिर्फ लॉटरी बेटिंग और गैम्बलिंग पे लगता है, सिर्फ और सिर्फ 3 ही एक्शनेबल क्लेम पे लगता है, बाकी किसी भी एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी नहीं लगता, किसी पे भी। आपने, आपका सपोज करना आपने 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कर, 20 लाख रुपए का आपका इंश्योरेंस हो रखा है, आग लग गई, फायर इंश्योरेंस था, कंपनी से आपको 20 लाख रुपए मिले, क्या उस 20 लाख रुपए पे जीएसटी देना है? नहीं देना। क्यों जीएसटी देना? 20 लाख का हमारा नुकसान हो गया, 20 लाख का पैसा मिल गया इंश्योरेंस कंपनी से, क्यों जीएसटी? किस बात का जीएसटी? कोई जीएसटी नहीं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लॉटरी बेटिंग और गैम्बलिंग पर टैक्स लगेगा और किसी भी एक्शनेबल क्लेम पे टैक्स नहीं लगता। तो अपन ने गुड्स की डेफिनेशन कंप्लीट कर ली है। गुड्स का डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम क्यों लिखा? लॉटरी बेटिंग और गैम्बलिंग ही क्यों नहीं लिखा? जिससे स्कोप वाइड हो जाए। ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू फार्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड व्हिच आर एग्रीड टू बी सर्वड बिफोर सप्लाई और अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। ये अपन ने गुड्स की डेफिनेशन में पढ़ लिया। अब आते हैं सर्विस की डेफिनेशन के अंदर। देखो कितना दिमाग लगाया इन लोगों ने, इन्होंने एक ऐसी डेफिनेशन बनाई, गुड सर्विस का मतलब जो भी गुड्स के अलावा है वो सर्विस। आप सोच रहे हो आप किस लेवल पे बनाया? देखो, या तो ये करते कि गुड्स की डेफिनेशन के लिए पन्ने भर देते, सर्विस की डेफिनेशन के लिए पन्ने भर देते, लेकिन हमारे देश में कोई ना कोई लोग फिर भी आ जाते जो लूप होल ढूंढ लेते और बोल देते ये तो गुड्स भी नहीं है, सर्विस भी नहीं है, जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आप ऐसे आइटम वाइज लिस्ट दे देते ना कि क्या क्या गुड्स है क्या क्या सर्विस है, तो भाई फिर तो कल्याण नहीं हो गया, फिर तो रोज ही डेफिनेशन बदलती, रोज ही अमेंडमेंट आते। तब इन्होंने क्या बोला? एनीथिंग अदर देन गुड्स इज सर्विस। अब कोई बोलेगा ये तो गुड्स नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि तो हमने तो डेफिनेशन में लिखा है एनीथिंग अदर देन गुड्स इज सर्विस, जो गुड्स के अलावा बच गया वो सर्विस। और प्रैक्टिकली आप देखोगे ना, सर्विस पे जीएसटी रेट ज्यादा है, गुड्स पे कम है। अब इन्होंने क्या डेफिनेशन बनाई? एनीथिंग अदर देन गुड्स। ये डेफिनेशन रटनी नहीं है, याद नहीं करनी है, समझने की थी। मैं आपका शुरू में हल्का सा बेस बनाने में टाइम ले रहा हूं। अब जब ऐसे ही आपका 5-6 घंटे की क्लास के बाद बेस फाउंडेशन एकदम स्ट्रांग हो जाएगा ना, तुम एकदम मक्खन की तरह दौड़ोगे। तो ट्रस्ट द प्रोसेस। सर्विस मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स। मनी एंड सिक्योरिटीज, मनी एंड सिक्योरिटीज तो देखो ना, तो देखो अब आप बोलोगे हरीश जी ने 2000 रुपीज दिए और 500 के 4 मिले, तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। मनी और सिक्योरिटीज पे ना तो गुड्स है ना सर्विस है, उस पर जीएसटी लगाना ही नहीं है। पर अगर आप मनी का कोई कन्वर्जन करवा रहे हो, जैसे हरीश जी को 2000 के बदले 1800 रुपए मिले, एक करेंसी से दूसरी करेंसी में कन्वर्जन करवाया और उसके बदले कन्वर्जन चार्जेस लगे, उस पर जीएसटी लग जाएगा। सिक्योरिटीज पे जीएसटी नहीं है, लेकिन सिक्योरिटीज के ब्रोकरेज पे जीएसटी है। ठीक है, तो अब जैसे मान के चलो हरीश जी ने 2000 दिए और 1800 मिले, जो 200 रुपीज हुए वो गुड्स हुए, सर्विस के हुए? गुड्स नहीं हुए, सर्विस हुए। ब्रोकरेज क्या हुआ? सर्विस हुआ। ठीक है, तो ये क्लियर है। अच्छा, लैंड एंड बिल्डिंग जीएसटी क्यों नहीं होते? क्योंकि मूवेबल ही नहीं है लैंड एंड बिल्डिंग, इसलिए जीएसटी नहीं लगता उस पर। लैंड एंड बिल्डिंग पे जीएसटी इसलिए नहीं लगता क्योंकि मूवेबल ही नहीं है। क्लियर है? नहीं है तो समझ में आया। सर्विस मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज बट इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी। मनी से कोई एक्टिविटी करी आपने और कन्वर्जन बाय कैश और एनी अदर मोड फ्रॉम वन फॉर्म करेंसी और डिनोमिनेशन। जैसे हरीश जी ने एक डिनोमिनेशन से दूसरे डिनोमिनेशन में कन्वर्ट करवाए, एक करेंसी से दूसरे करेंसी में अगर आप कन्वर्ट करवाओ तो क्या होगा? फॉर विच अ सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज, और उसके लिए अलग से पैसा लिया हुआ है आपसे। ठीक है, अलग से पैसा लिया है, जैसे 200 रुपए लिया था मैडम ने, तो उसको सर्विस बोलते हैं। मेरे ख्याल से गुड्स एंड सर्विसेज को अपन ने काफी टाइम दे दिया, आपको इसका मतलब क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, कंसिडरेशन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि सप्लाई के अंदर काम आएगी कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का पता होना जरूरी है। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न, किसी चीज के बदले में कुछ मिलना, उसको बोलते हैं कंसिडरेशन। समथिंग इन रिटर्न, कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न। सर वो समथिंग इन रिटर्न जो है वो मॉनेटरी होना चाहिए क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसों में ही काम होना चाहिए। भैया 10 रुपए का पेन देना तो 10 रुपए दिए और पेन दिया, ऐसा नहीं है। कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, लेकिन उसका मॉनेटरी वैल्यू तो होना चाहिए। जैसे सपोज करो मैंने बोला मेरे फ्रेंड को कि भाई तू मुझे तेरे शूज दे दे, तू मुझे तेरे शूज दे दे और मेरी घड़ी ले ले, तू मुझे तेरे शूज दे दे और घड़ी ले ले। क्या ये कंसिडरेशन है? हाँ जी, कंसिडरेशन है, किसी चीज के बदले में कुछ मिलना।
बट मॉनेटरी वैल्यू होना चाहिए। शूज का भी मॉनेटरी वैल्यू और घड़ी का भी मॉनेटरी वैल्यू है। मनी में आप मेजर कर सको, मॉनेटरी वैल्यू तो है ही ना, मॉनेटरी वैल्यू तो है ना। तो किस कोई ऐसी चीज जो आपको मिले पर उसका कोई मॉनेटरी वैल्यू होगा, उसको हम कंसिडरेशन बोलेंगे। जैसे पहले के जमाने में होता था कि चावल के बदले में दाल दे दी, तो मॉनेटरी वैल्यू तो है ही, वो भी कंसिडरेशन है। तो बार्टर सिस्टम भी कंसिडरेशन का पार्ट है। ठीक है, किसी चीज के बदले में कुछ मिलना वो कंसिडरेशन होगा। समझ में आया आपको? कंसिडरेशन। अब आप बोलोगे सर कि आपने आपके फ्रेंड को बोला कि शूज दे दे और शर्ट दे दे, शूज ले ले और घड़ी दे दे मान के चलो, तो क्या इस पे जीएसटी लगाएंगे? मैंने आपको ये नहीं बोला कि इस पे जीएसटी लगाएंगे नहीं लगाएंगे, मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि कंसिडरेशन है या नहीं। मैंने आपको ये नहीं बताया कि अब इस पे जीएसटी लगेगा, कि एक स्कूल में बच्चा बैठा है वो किसी को बोल रहा है, जैसे आप लोग करते थे, भाई भाई सुन, तू मेरा पेन ले ले और तेरा इरेजर मेरे को दे दे। ठीक है, ठीक है, करते थे ना आप लोग ऐसा? नहीं करते थे तो कोई बात नहीं। आपने किसी को पेन दिया और इरेजर लिया, क्या इस ट्रांजैक्शन में जीएसटी लगाएंगे? उसकी चर्चा अभी हम करेंगे। अभी मैं आपको पूछ रहा हूँ क्या वो ट्रांजैक्शन कंसिडरेशन है? हाँ कंसिडरेशन तो है, किसी चीज के बदले में कुछ मिलना इज कंसिडरेशन। ठीक है, कंसिडरेशन कौन होना चाहिए? मॉनेटरी वैल्यू होना चाहिए कंसिडरेशन का। ठीक है, अच्छा सपोज करो जैसे हमारा जयेश है चैट बॉक्स में, जयेश ने क्या किया, जयेश ने अपनी गर्लफ्रेंड को एक आईफोन गिफ्ट करा, और उसके बदले में जयेश को क्या मिला? गर्लफ्रेंड बड़ी खुश हो गई, बहुत सारा लव एंड अफेक्शन मिला, और जयेश को बड़ा सेटिस्फेक्शन मिला। एकदम वो इतनी खुश हो गई कि उसको आते ऐसे हग वग कर लिया, और मतलब समझ रहे हो? तो कुल मिला के जयेश को बड़ा अच्छा लगा। अब क्या ये कंसिडरेशन है? तो जयेश बोला, मैंने कहा जयेश तुमको कुछ तो मिला नहीं, तुमने तो आईफोन दिया, कंसिडरेशन तो मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, तुम्हें तो कुछ मिला ही नहीं। जयेश बोला सर कैसी बातें करो, क्या बहुत कुछ मिला। अरे मैंने कहा क्या मिला? बोला सर लव एंड अफेक्शन मिला, सेटिस्फेक्शन मिला। तो मैंने कहा जयेश उसका कोई मॉनेटरी वैल्यू थोड़ी है भाई, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। मैंने बोला जयेश उसकी कीमत ही नहीं है। तो जयेश ने भी बोला सर कह तो सही रहे, उसकी कीमत तो नहीं है। ये बात उसकी गर्लफ्रेंड ने सुन ली कि जो लव एंड अफेक्शन उसकी गर्लफ्रेंड ने दिया उसकी कीमत ही नहीं है। तो उसके बाद से जयेश का सेपरेशन हो गया, भगा दिया उस लड़की ने इसको, बोल कीमत ही नहीं है, इस चीज की कीमत ही नहीं है। हमने कहा भैया जीएसटी के हिसाब से कीमत नहीं है, आपकी पर्सनल लाइफ में होगी इसकी कीमत, वी डोंट केयर, पर्सनल लाइफ में होगी कीमत, पर जीएसटी लॉ बोलता है इसकी मॉनेटरी वैल्यू तो नहीं है जी हमारे नजर में। गौरव जी क्या कह रहे हैं? नहीं मॉनेटरी वैल्यू भी है। अरे नालायक, नहीं है मॉनेटरी वैल्यू। ठीक है, तो जो नेचुरल लव एंड अफेक्शन मिला उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती, उसकी केस में उसको कंसिडरेशन ही नहीं मानते। ठीक है, आपकी मम्मी आपके लिए खाना बना रही है, तो शी इज जस्ट वन साइडेड डूइंग ना, खाना मिल रहा है आपको, कोई कंसिडरेशन थोड़ी हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, तो जो चीज मिला उसका मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, मॉनेटरी वैल्यू अगर नहीं है तो हम उसको क्या बोलेंगे? कंसिडरेशन ही नहीं मानेंगे, उसको हम कंसिडरेशन ही नहीं मानेंगे। ठीक है, ठीक है कि नहीं? क्लियर है या नहीं है? डन। समझ में आया कंसिडरेशन का मतलब? कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न जिसका मॉनेटरी वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, जिसका मॉनेटरी वैल्यू होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, कॉन्ग्रेचुलेशन सीए वॉरियर फॉर क्लियरिंग सीए। अब एक बात बताओ, मान के चलो हमारे शोभित ने क्या किया, एक पिज्जा ऑर्डर किया डोमिनोज से, पिज्जा डिलीवरी बॉय घर पे खड़ा है, बाहर घंटी बजा रहा है, शोभित गया और उसको बोलता है पैसे तो नहीं है कुछ और ले लो। अब शोभित ने पिज्जा, तो डिलीवरी बॉय बोल रहा है आपसे क्या लूंगा, पैसे चाहिए मेरे को, तो 400 रुपए का पिज्जा था, 400 रुपए दो। अब शोभित के पास पैसे तो थे नहीं, तो अब शोभित ने क्या किया, अपनी घड़ी दे दी, वॉच दे दी उसको। क्या ये कंसिडरेशन है? बिल्कुल कंसिडरेशन है। पिज्जा के बदले में वॉच मिली, पिज्जा का भी मॉनेटरी वैल्यू है और वॉच का भी मॉनेटरी वैल्यू है, दोनों का मॉनेटरी वैल्यू है, कंसिडरेशन होगा। पेन के बदले में पेंसिल मिली,
पेन के बदले में पेंसिल मिली, दोनों का मॉनेटरी वैल्यू कंसिडरेशन हो गया। बट किसी को आईफोन गिफ्ट किया और उसके बदले में उसके चेहरे पे खुशी देखने को मिली, वो कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, तो वो कंसिडरेशन नहीं है। ठीक है, समझ में आया आपको? चलो अब कंसिडरेशन की डेफिनेशन के अंदर और थोड़ा डीप में जाते हैं। कंसिडरेशन की डेफिनेशन के अंदर दो ऐसे वर्ड यूज हुए हैं जिनका नाम है फोरबियरेंस और इंड्यूसमेंट। ये दो वर्ड यूज हुए हैं इस डेफिनेशन के अंदर। अब फोरबियरेंस का मतलब क्या होता है? कुछ फोरबियरेंस का मतलब क्या होता है? कुछ ना करने के लिए पैसा देना, कुछ नहीं करने के लिए पैसा देना, फोरबियरेंस। जैसे सपोज करो कोई मेरे को बोले भाई साहब आईडीटी पढ़ाना बंद कर दो, मान के चलो कोई कॉम्पिटिटर है मेरा, वो बोले यार आप बहुत पढ़ा रहे हो, गलत हो रहा है, हमारा मार्केट खा गए, एक काम करो 50 करोड़ रुपए लो और अब आप नौकरी करो, आराम से बिग फोर में जाओ, मस्त नौकरी करो, आप टैक्स कंसल्टेंट बन जाओ, वहां पे जीएसटी कंसल्टेंट बन जाओ, आईडीटी कंसल्टेंट बन जाओ, पर अब 50 करोड़ रुपए ले निकलो, कुछ ना करने के लिए पैसा देना। क्या वो कंसिडरेशन है? आंसर इज यस, वो कंसिडरेशन है। क्योंकि लॉ मेकर बोलता है कुछ नहीं करना भी तो करना ही हुआ, कुछ नहीं करना भी तो नहीं करना ही हुआ। समझ रहे हो मेरी बात? आर यू गाइस गेटिंग इट? समझ रहे हो? अब अगर ये यूट्यूब पे लाइव क्लास नहीं होती तो इसको एक बढ़िया एग्जांपल देके समझाता। ठीक है, क्लियर है नहीं है? आप समझ जाना। जैसे सपोज करो मैं आपको बोल रहा हूं, मैं किसी को बोल रहा हूं चलो आज घूमने चलते हैं, और उसने मना कर दिया कि नहीं आज मैं घूमने नहीं जाऊंगी, तो आप कंट्रोल ही कर रहे हो ना कि चलो आप भी घूमने नहीं जा रहे। इन द सेम वे मेरे को आईडीटी पढ़ाने की बड़ी इच्छाएं निकलती रहती है अंदर से कि मेरे को आईडीटी पढ़ाना है, आईडीटी निकालना है, आईडीटी पढ़ाना है ना। कोई मेरे को रोक रहा है कि नहीं लो 50 करोड़ रुपए लो और रुक जाओ, तो मैं खुद को रोक रहा हूं, वो भी तो मैं कुछ कर ही रहा हूं। ठीक है, तो कुछ ना करने के बदले में पैसा मिले उसको भी कंसिडरेशन मानते हैं। वाई द हेल वी आर रीडिंग कंसिडरेशन? वाई वी आर रीडिंग कंसिडरेशन? सप्लाई की जो डेफिनेशन है ना उसके अंदर 4 कंपोनेंट है, अगर वो चारों कंपोनेंट पे टिक हो जाएगा तो सप्लाई मान लेंगे, अगर वो चारों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो ही सप्लाई मानेंगे और तो ही जीएसटी लगाएंगे। तो उन चारों में से एक कंसिडरेशन भी आती है, उन चारों में से एक कंसिडरेशन भी आती है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है नहीं है? तो कुछ ना करने के लिए पैसा देना इज कंसिडरेशन। ठीक है, ब्राइब, ब्राइब कोई लीगल चीज थोड़ी है मेरे भाई, जो ब्राइब भी कंसिडरेशन में आएगा? नहीं, ब्राइब आप एक नंबर में करते हो तो जीएसटी लगाएंगे, कुछ तो सोच के बोलो। ठीक है, तो हमने क्या देखा? कुछ ना करना इज ऑल्सो कंसिडरेशन। फोरबियरेंस वो देखा है, वो स्टार प्लस का एड, वो वैसा ही वाला है, कुछ ना करने के लिए कुछ चीज मिलना। इंड्यूसमेंट का मतलब क्या होना? किसी को प्रोवोक करना। जैसे सपोज करो, अच्छा जैसे सपोज करो फोरबियरेंस का एक और एग्जांपल लेते हैं। मान के चलना कि आपके ऑफिस के अंदर एक भैया है जो आर्टिकलशिप में ही है, पर उनको सारा काम आता है जितना आपके बॉस को आता है ना, आपके बॉस को भी वही एडवाइस करते हैं, इतने प्रो हो चुके हैं वो भैया, सारे क्लाइंट से इतना घुल मिल चुके हैं। अब वो भैया सोच रहे हैं खुद की प्रैक्टिस शुरू करें। अब आपके बॉस को इतना खतरा हो चुका है कि अगर इस बंदे ने खुद की प्रैक्टिस शुरू करी तो मेरे आधे क्लाइंट्स उसके पास चले जाएंगे। तो आपके बॉस ने क्या किया? उस क्लाइंट को 20 लाख रुपए दिए और बोला भाई तू प्रैक्टिस शुरू मत करना अगले 3 साल तक के लिए। ठीक है, कुछ नहीं करने के लिए पैसे देना, दैट इज ऑल्सो कंसिडरेशन। ठीक है, तोबे को इलीगल है, कौन बोलता है तोबे को इलीगल है? रश्मि आहूजा बोल रही है तोबे को इलीगल है, तोबे को बेचना इलीगल है? कोई इलीगल नहीं, लीगल है तोबे को बेचना। जाके दुकान पे खरीद के लाओ, आप आराम से मिल जाएगा तोबे को। अब आते हैं इंड्यूसमेंट का मतलब। फोरबियरेंस का मतलब समझ में आ गया, अब इंड्यूसमेंट के मतलब पे आते हैं। इंड्यूसमेंट मतलब क्या होता है? सपोज करो एक ड्राइवर है, बस वाला ड्राइवर, आपने कभी कभी ट्रैवल किया होगा, आपको पता होगा। तो वो ड्राइवर क्या करता है कि एक पर्टिकुलर जगह पे जाके अपनी बस को रोकता है, खाने पीने के लिए रोकता है ना। तो वो एक ऐसे ढाबे पे रोकता है, अब देखो उसने पर्टिकुलर किसी ढाबे पे बस रोक ली तो सारे के सारे पैसेंजर उसी ढाबे पे खाना खाएंगे। ठीक है, तो अब वो कैसे डिसाइड हो कौन से ढाबे पे रोकनी है बस? तो ढाबे वाला क्या करता है, रेस्टोरेंट वाला क्या करता है, उस बस ड्राइवर कंडक्टर को बोलता है कि भाई साहब आप फ्री में खाना खाओ, पर आप तो आपकी बस हमारे यहाँ रोक दो।
सो दैट आपके बस में 50 पैसेंजर हमारे यहाँ से खाएंगे, कुछ ना कुछ खाएंगे, हमारी फायदा होगा। तो एक पैसेंजर ना करते भी 100 रुपए का भी खर्चा करता है। आप भी क्या करते हो, चिप्स के पैकेट खरीद लिए, और वहां तो वैसे ही महंगा मिलता है सब कुछ। 50 पैसेंजर है, अगर 100 रुपए भी मिले तो 5,000 रुपए आ गए, 5,000 रुपए आ गए। ठीक है, तो बोल रहे हैं भैया आप तो एक काम करो, आप फ्री में खाना खाओ हमारे यहाँ पे, आप और कंडक्टर साहब फ्री में खाना खाएंगे, और आप तो बस को यहाँ रोको हमारे यहाँ पे। तो अब एक थाली लेट सपोज 250 रुपीज की आती है, एक थाली 250 रुपीज की आती है, एक थाली कंडक्टर ने खाई, एक थाली ड्राइवर ने खाई, मतलब 500 रुपए का बेनिफिट दे दिया। अब देखा जाए तो ना ड्राइवर ने पेमेंट किया ना कंडक्टर ने पेमेंट किया, कंसिडरेशन कुछ मिला नहीं, पैसा कुछ नहीं मिला 500 रुपए, बट उसने फ्री में खाना दे दिया। लेकिन फ्री में नहीं दिया, उसका दूसरा इंटेंशन था दिमाग में, और उस इंटेंशन की मॉनेटरी वैल्यू थी, उस इंटेंशन की मॉनेटरी वैल्यू थी। तो देखा जाए तो वैसे पैसा नहीं आया, वैसे कोई कंसिडरेशन नहीं हुआ देखा जाए तो, पर देखा जाए तो इनडायरेक्टली वे में कंसिडरेशन हुआ, तो ये भी कंसिडरेशन माना जाएगा। कुछ ना करने के मतलब जबरदस्ती कुछ करवाना, इसको बोलते हैं इंड्यूस करना, प्रोवोक करना कि तू ऐसा कर और तेरे को हम ये दूसरा बेनिफिट दे देंगे। तो उसने होटल वाले को बेनिफिट दिया और होटल वाले ने इसको बेनिफिट दे दिया। तो अब क्या जीएसटी कैसे लगाएंगे इस ट्रांजेक्शन पे, इस ट्रांजेक्शन में 500 रुपए, ऑल्दो होटल वाले के पास आए नहीं 500 रुपए, बट 500 पे जीएसटी लगाना पड़ेगा। ये आपको समझ में आ जाएगा आगे। जैसे सपोज करो, आगे बढ़ते हैं, कई बार फार्मा कंपनी जो होती है ना, फार्मा कंपनी वो डॉक्टर को बोलती है कि डॉक्टर साहब आपके लिए गाड़ी गिफ्ट है, डॉक्टर साहब को एक 15 लाख की क्रेटा गिफ्ट कर दी, ठीक है, पर डॉक्टर साहब को क्या करना है कि अपने पेशेंट्स को उनकी कंपनी की दवाइयां लिखनी है, पेशेंट को उनकी कंपनी की दवाइयां लिखनी है, फार्मा कंपनी की, डॉक्टर साहब को इतना ही काम करना है। तो आपको क्या लग रहा है कि फार्मा कंपनी पागल है जो उसको गाड़ी गिफ्ट कर रही है, उसका कोई कोई रिश्तेदार है वो कोई जो गाड़ी गिफ्ट कर रही है? नहीं। पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि भाई तू हमारी दवाई लिख, और ये गिफ्ट तो सिर्फ कहने के लिए, कुल मिला के हम तेरे से काम करवा रहे हैं 15 लाख की तरह गाड़ी देके, तू हमारी दवाई रिकमेंड कर लोगों को। ठीक है, आया समझ में? तो ये भी कंसिडरेशन है। आई यू गाइस गेटिंग इट और नॉट? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड वेदर इन मनी और अदरवाइज, कंसिडरेशन चाहे मनी में हो चाहे अदरवाइज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू, फॉर द इंड्यूसमेंट, उसमें इंड्यूसमेंट भी शामिल है, इंड्यूसमेंट मतलब प्रवोक करना, फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और वो वेदर बाय द रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन, कंसिडरेशन कोई भी दे। जैसे सपोज करो आपने मेरी क्लास खरीदी, जरूरी नहीं है ना आपका, आप दे रहे हो, आपके पापा दे रहे हैं, आपका बॉस दे रहा है, आपका फ्रेंड दे रहा है, उससे मतलब नहीं है कि जो इंसान पैसा देगा तभी कंसिडरेशन मानेंगे अदरवाइज नहीं मानेंगे, क्योंकि जीएसटी लगता है कंसिडरेशन पे। सुनना मेरी बात, कंसिडरेशन होगा तभी जीएसटी लगेगा। अपन आगे अभी सप्लाई की डेफिनेशन देखेंगे ना, तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर कंसिडरेशन है तो ही जीएसटी लगेगा। ठीक है, अब कंसिडरेशन कब मानेंगे? जब पैसा कोई भी दे, सपोज करो आपने क्लास ली, तो इसलिए ऐसे हम थोड़ी बोलेंगे कि आप अगर मुझे पैसा दोगे तो ही जीएसटी लगेगा गवर्नमेंट को, अगर आपके फ्रेंड आपके बिहाफ पे पैसा देगा तो जीएसटी नहीं लगेगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो पैसा कोई भी दे, कंसिडरेशन का पार्ट है वो। ठीक है, तो वेदर बाय द रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन, कोई भी दे कंसिडरेशन, बट शैल नॉट इंक्लूड एनी सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। अब सपोज करना मेरी क्लास चल रही है एकेजी क्लास, 8,500 रुपीज फीस है, लेट्स फास्ट ट्रैक 7,000 रुपीज फीस है, ठीक है, ठीक है, 7,000 रुपीज फीस थी। अब गवर्नमेंट को लगा कि यार एकेजी की बढ़िया क्लासेस होती हैं, बंदा सही है भैया, सही बता रहा है, एक काम करते हैं, गवर्नमेंट ने ऐसा बोल दिया मेरे को कि हर बच्चे के ब्याह पे 2,000 रुपए हम देंगे और आप बच्चों से 5,000 रुपए लो, हर बच्चे के ब्याह पे 2,000 रुपए हम देंगे, आप तो बच्चे से 5,000 रुपए लो। उस केस में जीएसटी 5,000 पे लगेगा। तो कोई सब्सिडी जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दे रही है ना, वो इंक्लूड नहीं होगी। ये चीज आप वैल्यूएशन में भी जाके देखोगे आगे, कोई पैसा जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दे रही है वो वैल्यू में इंक्लूड नहीं होगी, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अच्छा सपोज करो मेरी क्लास थी 7,000 रुपीज की, ठीक है, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि 7,000 रुपीज की जो प्राइस थी आपकी, क्या लिखा है, फ्री बीस टू डॉक्टर इलीगल। यार देखो आप बात को मत पकड़ो, आप फीलिंग समझो।
कुल मिला के अगर कोई इलीगल ट्रांजेक्शन, आप किसी का मर्डर कर रहे हो और किसी चीज के बदले में पैसा ले रहे हो तो उसमें जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है। अब आप जो डॉक्टर्स वाला जो एक्ट होगा उनका, उसमें लिखा होगा फ्री बी इज टेकन इज इलीगल। कुल मिला के बात यह है कि कोई भी ऐसा काम जिसको आप प्रमोट करने के लिए पैसा ले रहे हो, जैसे इंड्यूस करने के लिए, जैसे जो ड्राइवर कंडक्टर वाली बात हो गई, इस तरह की जो बात हो गई ना, उस केस में क्या होगा, उस केस में जीएसटी लगाया जाएगा। अब पर कोई इलीगल काम है उस चीज पे जीएसटी नहीं लगाएंगे। भाई मैं किसी को प्रवोक कर रहा हूँ कि किसी का मर्डर कर दे और उसके बदले में पैसा ले ले, तो उस पर जीएसटी नहीं होगा। कुल मिला के आप भी समझ रहे हो, सी फाइनल पे आके 2 नंबर के कामों पे जीएसटी नहीं लगता। ऐसे काम जिसको गवर्नमेंट प्रमोट नहीं करना चाहती उस पर जीएसटी नहीं लगता। आगे जाके सर्कुलर भी है, मैं आपको पूरा सर्कुलर डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो आप पॉइंट समझो। मतलब तो मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको ये बोला 7,500 रुपीज का 7,000 रुपीज की आपकी क्लास है और आपको गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 2,000 रुपीज की सब्सिडी हम देंगे, 2,000 की सब्सिडी हम देंगे। कुल मिला के जीएसटी कितने में लगेगा, 5,000 पे जीएसटी लगेगा। अब लेट्स सपोज 7,000 की क्लास थी और एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था, लेट्स सपोज रिलायंस थी। रिलायंस ने बोला यार हम एक काम करते हैं, हम 2,000 रुपीज देंगे आपको पर स्टूडेंट। ठीक है, हम आपको स्टूडेंट देंगे, ठीक है, पर स्टूडेंट। और आप क्या करना, 5,000 रुपीज 5,000 रुपीज बच्चों से कलेक्ट कर लेना। क्या उस केस में जीएसटी कितने पे लगाएंगे, उस केस में हम जीएसटी लगाएंगे 7,000 पे। मतलब अगर कोई सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट देगी, अगर कोई सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट देगी वही लेस करनी है। कोई दूसरा बंदा देगा, रिलायंस देगा, टाटा देगा, और कोई भी देगा, कोई दूसरी, कोई सपोज करो मेरे को प्रतीक जगाती सर बोलते हैं कि 7,000 रुपए क्लास है सर, आप एक काम करो 2,000 रुपए मैं आपको दूंगा पर स्टूडेंट, आप बच्चों से 5,000 रुपए लो, तो भी उस केस में जीएसटी 7,000 लगेगा, क्योंकि मेरे को तो 7,000 मिले ना। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट मेरे को कोई सब्सिडी देती है वो इंक्लूड नहीं होगा, उसके अलावा सब कुछ इंक्लूड होगा, उसके अलावा सब पे जीएसटी लगाया जाएगा। आई होप यू गाइस आर गेटिंग इट। ठीक है, क्लियर है या नहीं है? क्लियर है। मेरे ख्याल से कंसिडरेशन का मतलब आपको समझ में आया। डेफिनेशन रटनी नहीं है, मतलब समझना था, मतलब समझ गए। एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड वेदर इन मनी और अदरवाइज इन रेस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वेदर बाय रेसिपिएंट or any other person but does not include any subsidy given by central government or state government. The monetary value of any act or forbearance, किसी ने मुझे 50 करोड़ रुपए दिए और बोला कि भैया आईडीटी पढ़ाना बंद, जितने भी पैसे दिए वो सब भी क्या हो जाएगा, कंसिडरेशन में इंक्लूड हो जाएगा। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फोरबियरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू और फॉर द इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट वाला बस ड्राइवर कंडक्टर वाला, the supply of goods and services whether by the recipient or any other person, कोई भी दे, recipient दे या कोई other person दे, but does not include any subsidy given by central government state government, लेकिन इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी इंक्लूड नहीं होगी। क्लियर है नहीं है? तो मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं। पिज्जा रिसीव फॉर अ वॉच, यस कंसिडरेशन है। नॉन compete फीस पेड बाय CA2 इज क्वालिफाइड आर्टिकल नॉट टू टेक इट्स क्लाइंट एंड compete इन द सेम फील्ड, ये भी कंसिडरेशन है। Complimentary food offered by restaurant to a bus driver oblique conductor as an inducement for getting customer at their restaurant, yes it is also a consideration. I hope you guys are getting it. consideration किसी को समझ में आया इतना मुझे बता दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब मेन चैप्टर सप्लाई पे अपन शुरू करेंगे, फिर हम बिजनेस की डेफिनेशन देखेंगे, लेकिन अब मेन हम सप्लाई पे आ जाएंगे। कंसिडरेशन अगर आपको समझ में आया तो कंसिडरेशन समझाना बहुत जरूरी था, बहुत ही जरूरी। तनुश्री मदान समझ में आया मैडम आपको? अच्छा, आपने मंदिर में डोनेशन दिया, मंदिर में आप 5,000 रुपए दे के आ गए, बुक की पीडीएफ मैंने डाल दी हमारे जो फास्ट ट्रैक वाले ग्रुप है उसके अंदर। बुक मतलब फर्स्ट चैप्टर की पीडीएफ, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की पीडीएफ डाल दी मैंने। संयम कह रहा आपको आगे समझ में आएगा, बिल नहीं बनाता तो भी क्या हुआ। अब देखो प्रैक्टिकल लाइफ में आप सोच रहे हो कि बस ड्राइवर को जो खाना फ्री में मिल रहा है, क्या वो रेस्टोरेंट वाला उस पर जीएसटी देता होगा? प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में तो वो जितने भी पैसेंजर खाना खा के जा रहे हैं ना, वो उस पर भी जीएसटी नहीं देता। तो प्रैक्टिकली क्या हो रहा है उसकी बात छोड़ दो तुम, होना क्या चाहिए हम वो पढ़ रहे हैं। प्रैक्टिकली तो तुम छोड़ दो, प्रैक्टिकली कोई किसी को गिफ्ट देके जा रहा है तो कौन सा एक डिस्क्लोज करेगा उस चीज को कि हाँ भाई मेरे को ये गाड़ी दी है, कुछ नहीं बताते प्रैक्टिकली। तो प्रैक्टिकली क्या है क्या नहीं वो रहने दो, वो अलग दुनिया है। प्रैक्टिकली होना क्या चाहिए वो ये बताते हैं। ठीक है, अगला सवाल ये है कि
आपने मंदिर में दान दिया, क्या ये कंसिडरेशन है? भाई बदले में क्या मिला आपको? आपने भगवान को बोला कि 5,000 रुपए दूंगा, आपने अगर मुझे सीए बना दिया तो मैं इस मंदिर में दान करके आऊंगा 5,000 रुपए, मैं इस मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में 5,000 रुपए दान करके आऊंगा अगर आपने मुझे सीए बना दिया तो। और आप सीए बन गए। अब आप सोच रहे हो कि आपको तो सीए की डिग्री मिली, वो आपकी आस्था थी और कुछ नहीं, मेहनत से ही मिली आपको डिग्री है। तो आपने चलते फिरते मंदिर में 100 रुपए चढ़ा दिए, आपको सुकून मिला, आप कह रहे हो सेटिस्फेक्शन मिला। सेटिस्फेक्शन वेटिस्फेक्शन की बात नहीं कर रहे मैं, आपको बदले में कुछ नहीं मिला ना, तो वो कंसिडरेशन का पार्ट नहीं है। कंसिडरेशन का पार्ट नहीं है। बदले में कुछ मिले तो कंसिडरेशन है, अदरवाइज नहीं। डेफिनेशन याद नहीं करना, आपको सिर्फ समझना है। बदले में कुछ मिला तो कंसिडरेशन है, अदरवाइज नहीं। सेटिस्फेक्शन मिला वो कंसिडरेशन है। अच्छा सपोज करो मैंने क्या किया, मैंने मंदिर में 50,000 रुपए का डोनेशन दिया, बड़ा मंदिर था, बड़ा मंदिर था। लेट्स सपोज जयपुर में मोती डोगरिंग मंदिर है। अच्छा कौन कौन सी जगह से है ये तो बता दो, मुझे पता तो चल जाए। कौन कौन से शहरों से, सब लोग कमेंट बॉक्स में लिख के आना, मैं बताता हूँ। मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। अच्छा सपोज करो, अब मैं आपको क्या बोल रहा था, मैंने किसी, आप तब तक लिखो, तब तक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। कहाँ कहाँ से? पटना, दिल्ली, गुड़गांव, बिहार, आगरा, दिल्ली, दिल्ली की बहुत है, दिल्ली के तो है तीन, कलकत्ता, लुधियाना, लखनऊ, मुंबई, भुवनेश्वर, झारखंड, अहमदाबाद, रिया, विभू, छत्तीसगढ़, सीजी मतलब क्या लिखा है, खारिसा, सीजी, छत्तीसगढ़, ग्वालियर, करनाल, अहमदाबाद, दिल्ली, भोपाल, हैदराबाद, हिमाचल प्रदेश, देहरादून, दिल्ली, थाने, लुधियाना, रेवाड़ी, कलकत्ता, कोलकाता, कोलकाता, नासिक, अहमदाबाद, जयपुर, रवि सिंह। ओके, जयपुर से देखो बच्चे ही नहीं है, एक बच्चा मिला है अब तक, एक दो तीन मिले हैं। तमिलनाडु, नागपुर, राजकोट, छत्तीसगढ़, रायपुर, अमरावती, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बैंगलोर, सूरत, छत्तीसगढ़। सी ए रुचा काले, हेलो रुचा, रुचा इज फ्रॉम पुणे, मैं बता देता हूँ। ग्वालियर, पूरा इंडिया है यार यहाँ तो पूरा इंडिया है, नॉर्थ वेस्ट साउथ सब आया है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आएगा। पूरा इंडिया है, एकदम डाइवर्सिफाइड लोग हैं। क्या बात है, राजकोट, उड़ीसा, अरे क्या बात है, क्या बात। गुजराती और गुजरात, बिहार और दिल्ली, यहाँ के लोग ज्यादा मिले। छत्तीसगढ़, गुजरात, बिहार, दिल्ली। चलिए, और मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जो अपने किसी फ्रेंड के रिकमेंडेशन से आए, मार्केटिंग से नहीं आए, एकदम ऑर्गेनिक क्राउड है हमारा। चलिए आते हैं आगे। ये क्लास नहीं है, गोकुल धाम सोसाइटी है, बिल्कुल सही कहा किसी ने जिसने भी लिखा है ये। आपको अगले 1.5-2 महीने ऐसा ही फील होगा, रिजल्ट तक ऐसा ही फील होगा, उसके बाद आप खुद ही लोग अलग अपने अपने कामों में लग जाओगे। ठीक है, मजा आएगा अब आपको, जस्ट लाइक अ फैमिली ओनली। चलिए भैया, अब हम बात कर रहे थे आगे, अब हम बात कर रहे थे, नहीं मेरी क्लासेस सच में लोग ऐसे रिकमेंड करते हैं कि एक बच्चा पढ़ लेगा, फिर वो दूसरे को रिकमेंड करता है, फिर दूसरा तीसरे को, ऐसे ही मैं चला हूं मतलब। तो आई एम हैप्पी विद दिस ओनली, मतलब माउथ पब्लिसिटी से ही हुआ है मेरा काम। मैक्सिमम लोग, आप खुद लिख देना कमेंट में, जो भी वीडियो देख रहे हैं वो ऐसे ही आए होंगे, या तो मैराथन या फ्रेंड का रिकमेंडेशन, बस। अब हम आते हैं, मैंने, लेट्स सपोज एक मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है, उसको क्या किया मैंने, 1 लाख रुपीज का डोनेशन दिया। ठीक है, उसको मैंने 1 लाख रुपीज में डोनेशन दिया, 1 लाख रुपीज का डोनेशन दिया मैंने उसका। ठीक है, एक मंदिर को। अब उस मंदिर को मैंने बोला कि आप इसको डोनेशन तो ले लीजिए, बिल्कुल आपकी तरफ, हमारी तरफ से सेवा है ये, लेकिन हम एक एक काम, आप इतना सा फेवर अगर कर दें तो बेहतरीन रहेगा। आप क्या करें, हम आपको डोनेशन देंगे अगर आप हमारे लिए क्या करेंगे, एक बैनर लगवा देंगे अपने मंदिर के बाहर, एकेजी क्लासेस का। ठीक है, एकेजी क्लासेस का मंदिर का बैनर लगवा दीजिए, अगर आप 2 दिन के लिए हम आपको 1 लाख रुपए दे देंगे। भैया वो डोनेशन नहीं है, वो डोनेशन नहीं है, वो एडवर्टीजमेंट है। वो आपने मंदिर को पैसा दिया है 1 लाख जस्ट फॉर द एडवर्टीजमेंट, इट इज कंसिडरेशन, इट विल बी लायबल फॉर जीएसटी, इस पे जीएसटी लगाया जाएगा, उस पे जीएसटी लगाया जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? आर यू गाइस गेटिंग इट? फीलिंग समझ? अच्छा सपोज करो इस पे एक पूरा केस लॉ है, उस पे एक पूरा केस लॉ है, आपको बुक में भी मिल जाएगा, मैं अभी बताता हूँ।
आपने ध्यान से, इधर तुम्हारा ध्यान ही नहीं है, इधर देखो, इधर देखो, फुल कंसंट्रेशन के साथ इधर देखो। सपोज करो आपने एक मंदिर में क्या किया है, वो तो ना मंदिर में, आश्रम में, पार्क में एक बेंच वगैरह डोनेट कर देना, पंखे डोनेट कर देना, जिसपे एक नाम भी लिखा रहता है जिसके ऊपर कि है ना, भेंट द्वारा फ्रॉम दिस डोनेटेड बाय दिस पर्सन, ऐसा लिखा रहता है। ठीक है। अब सपोज करो मैं क्या करता हूं, अगर ऐसा लिखा हुआ है, मैंने क्या किया मैंने क्या किया, सुनना मेरी बात। मैंने ऐसा किया कि मैंने कहीं पार्क में या मंदिर के अंदर मैंने क्या किया, बेंच डोनेट कर दी, मंदिर में बेंच डोनेट कर दी, और उस पर लिखा डोनेटेड बाय अक्षांश गर्ग। ठीक है। डोनेटेड बाय अक्षांश गर्ग इन द मेमोरी ऑफ हिज एक्स। ठीक है। एक्स की यादों में मैंने क्या किया, बेंच डोनेट कर दी, मैंने यूनिक कॉन्सेप्ट निकाला। कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या इस पे जीएसटी लगेगा? नहीं, मेरा नाम ही तो लिखा हुआ है। ठीक है। अब सपोज करो मेरे खूब सारे बिजनेस चलते हैं, एकेजी क्लासेस, एकेजी टेक्सटाइल्स, एकेजी कॉलेज, एकेजी ईयरफोन्स। ठीक है। एकेजी एयरलाइंस। काफी काफी फैला हुआ बिजनेस है, इतनी इज्जत है, इतनी शोहरत है, इतना रुतबा है, बस एक कमी है। तो इधर आओ। तो मैंने क्या किया, एक बेंच डोनेट कर दी। क्या इस पे जीएसटी लगाए? नहीं, नाम ही तो लिखवाया है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूं, डोनेटेड बाय ए के जी अक्षांश, डोनेटेड बाय अक्षांश गर्ग, फिर मैं नीचे लिख रहा हूं ए के जी क्लासेस, जयपुर राजस्थान, पूरा एड्रेस लिख दिया मैंने। ए के जी टेक्सटाइल्स, अपने बिजनेस का नाम लिख दिया, लोकेशन लिख दी। भाई साहब, वो आप प्रमोट करना चाह रहे हो, क्योंकि कोई भी इंसान आएगा, मंदिर में बैठेगा, उस बेंच को ऊपर जो लिखा हुआ है वो पढ़ेगा, अपना नंबर भी डालिए आया आप, सब कुछ करिए आया आप। ठीक है। मंदिर में क्या किया, बेंच लगाई, 10,000 रुपए का खर्चा किया आपने, उसमें नंबर भी डालिया है, सब कुछ डालिए, अपना नाम डालिया है, एड्रेस डालिया है, मतलब प्रचार करिए भाई साहब, तुम अपना, है ना। तो क्या होगा, उस पर जीएसटी लगा दिया जाएगा, उसको कंसिडरेशन माना जाएगा। ठीक है। तो यही बात लिखी हुई है, ये देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल देखो, ये सर्कुलर आया हुआ है, सर्कुलर, इसमें लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट सर्कुलर में, पेज नंबर 2.4 के ऊपर देखना। डोनेशन रिसीव बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम इंडिविजुअल डोनर विदाउट क्विड प्रो क्यू, ये दैट इज नथिंग टू बी डन बाय डनी इन रिटर्न, ये सीपीटी के अंदर टर्म्स थी। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को आपने पैसा दिया, बदले में कुछ मांगा नहीं, बस अपने इच्छा से आपने कोई भेंट कर दिया, तो उसको क्या क्या बोलेंगे अपन, उस केस में कोई जीएसटी नहीं लगेगा। जीएसटी इज नॉट लेविड व्हेन बिलो 3 कंडीशन आर सेटिस्फाइड, अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगी तो डोनेशन के केस में जीएसटी नहीं लगेगा। वो 3 कंडीशन कौन कौन सी है? गिफ्ट ऑब्लिक डोनेशन इज मेड टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, पेमेंट हैज द करेक्टर ऑफ गिफ्ट और डोनेशन, पेमेंट का करेक्टर क्या होना चाहिए, गिफ्ट और डोनेशन का होना चाहिए। पर्पज इज फिलैंथ्रोपिक एंड नॉट फॉर द एडवर्टीजमेंट, जो पर्पज होना चाहिए वो एडवर्टीजमेंट का नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल देखो, मिस्टर एक्स ऑफ यूपी, ओनर ऑफ पब्लिशिंग हाउस, एक पब्लिशिंग हाउस है इनकी, उन्होंने एक बेंच डोनेट करी हॉस्पिटल को, तो इफ इट इज रिटन ऑन द बेंच डोनेटेड बाय मिस्टर एक्स, खाली बेंच पे इतना लिखा हो कि डोनेट किया है मिस्टर एक्स ने, तो कोई एडवर्टीजमेंट नहीं माना जाएगा और कोई सप्लाई भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि कंसिडरेशन ही नहीं है ना। कंसिडरेशन होगा तो ही सप्लाई मानते हैं, ऑल तो सप्लाई के डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई नहीं अभी तक, बट कंसिडरेशन होगा तो ही सप्लाई मानते हैं। इफ इट इज रिटन ऑन द बेंच डोनेटेड बाय मिस्टर एक्स पब्लिशिंग हाउस यूपी गाजियाबाद, ये सब लिखा हुआ है ना, तो एडवर्टीजमेंट मानेंगे और सप्लाई मानेंगे। क्लियर है? नहीं है? एक सेकंड रुकिएगा, तभी तक सारे बताओ क्लियर है या नहीं है।
सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। अब को किसी ने पूछा कि सर यहाँ पे जो वर्ड लिखा है ना कंसिडरेशन की डेफिनेशन में, ये लिखा हुआ था ना, गिफ्ट का पर्पस होना चाहिए, पेमेंट का डोनेशन वाला पर्पस होना चाहिए, चैरिटेबल ट्रस्ट को देना चाहिए और पर्पस फिलैंथ्रोपिक होना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट वाला नहीं होना चाहिए। तो यहाँ एंड है, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए कि आपका डोनेशन वाला नेचर होना चाहिए, गिफ्ट वाला होना चाहिए, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को आपने दिया होना चाहिए और पर्पस फिलैंथ्रोपिक होना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट वाला नहीं होना चाहिए। तो एंड वर्ड है यहाँ पे, ठीक है, तीनों के बीच में। क्लियर है जी? ठीक है, अब मैं आपको सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ाऊंगा। सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ाने से पहले कुछ लॉ में वर्ड्स यूज होते हैं, उनका मतलब भी समझाना चाहता हूं। आज तक आपने खूब सारे लॉ पढ़े होंगे, बट कुछ मतलब पता है, नहीं पता, पता नहीं, इधर देखना। देखो, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो एक्ट में ही डिफाइंड है, लॉ के अंदर एक्ट में लिखा रहता है, इसका मतलब क्या है, डिफाइन इन द एक्ट। जैसे लॉ में वर्ड यूज होता है मीन्स, इट मीन्स लिखा रहता है कई बार। इट इंक्लूड्स, आपने ये भी देखा होगा बहुत बार, कई बार ऐसा भी देखा होगा, इट मीन्स एंड इंक्लूड्स, ऐसा वर्ड भी देखा होगा आपने। कई वर्ड ऐसे हैं जो एक्ट में डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट। जैसे हमारे लॉ में अरेस्ट की डेफिनेशन डिफाइंड नहीं है, जीएसटी लॉ के अंदर अरेस्ट की डेफिनेशन पता ही नहीं है। सेक्शन नंबर 69 जो अरेस्ट है आपका, आप आगे जाके देखेंगे, अरेस्ट का सेक्शन नंबर तो याद रह ही जाएगा आपको, सेक्शन नंबर 69 क्या होगा, ये अरेस्ट का जो सेक्शन है ना, इसका अरेस्ट का मतलब क्या होता है, जीएसटी लॉ में डिफाइंड नहीं है, तो हम क्या करते हैं, किसी दूसरे लॉ से मतलब निकालते हैं इसका। अरेस्ट का मतलब जीएसटी लॉ में नहीं पता, अपने ही लॉ में मतलब दे रखा है तो वो इंटरप्रिटेशन निकालेंगे, नहीं तो दूसरे लॉ से लेंगे। अब जैसे कुछ वर्ड्स जो लॉ में डिफाइन है, जैसे मीन्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, मीन्स का मतलब क्या होता है, इट मीन्स जो बोला बस वही है, इट मीन्स जो कहा बस वही है। जैसे सपोज करो, मैं अगर कहूं आईडीटी मीन्स एकेजी, अगर मैं ऐसा कहूं, इसका मतलब आईडीटी ही एकेजी ही आईडीटी और आईडीटी एकेजी कुल मिला के और कुछ है ही नहीं। इट मीन्स, अगर इसका मतलब तो यही हुआ, मीन्स का मतलब यही है, इट मीन्स फिर आगे कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब सिर्फ यही है, इसके अलावा कुछ नहीं। मीन्स का मतलब तो ये होता है लॉ के अंदर, और कुछ आएगा ही नहीं, बस यही है जो है और कुछ नहीं है बस, ठीक है। आगे होता है इट इंक्लूड्स, इसकी डेफिनेशन होती है इंक्लूसिव डेफिनेशन, मतलब क्रिकेट इंक्लूड्स रोहित शर्मा, ठीक है, समझ रहे मेरी बात। क्रिकेट रोहित शर्मा को, मतलब रोहित शर्मा भी क्रिकेट का पार्ट है, बाकी लोग भी पार्ट है, इंक्लूड्स मतलब वो एक कंपोनेंट हो गया, वो एक पार्ट हो गया, बाकी चीज भी हो सकती है, इंक्लूड्स। जैसे आप बोलोगे माय गर्लफ्रेंड इंक्लूड्स नेहा, तो नेहा एक है और भी हो सकती है, गर्लफ्रेंड मीन्स नेहा, मतलब जो है सिर्फ नेहा ही है, और गर्लफ्रेंड इंक्लूड्स नेहा मतलब वो भी एक है, ठीक है। चलो, ये भी हो गया। अब मीन्स एंड इंक्लूड का मतलब क्या होता है, एग्जॉस्टिव एंड इंक्लूसिव डेफिनेशन। एग्जॉस्टिव एंड इंक्लूसिव डेफिनेशन की भाई उसमें लिखा हुआ है इट मीन्स दिस एंड इंक्लूड्स, तो एग्जॉस्टिव एंड इंक्लूसिव डेफिनेशन ये आपको आगे देखने को मिलेगी, ये किस तरीके से बनाई जाती है, एग्जॉस्टिव भी है और अपने आप में इंक्लूसिव भी है ये डेफिनेशन। लेकिन अगर लॉ में खाली मीन्स लिखा हुआ है तो खाली मीन्स का मतलब सिर्फ यही है, इंक्लूड्स लिखा हुआ है मतलब यही नहीं और भी है, ठीक है, यही नहीं और भी है, ठीक है। मीन्स एंड इंक्लूड का मतलब गर्लफ्रेंड मीन्स एंड इंक्लूड्स नेहा। अब आगे आपको जाके समझ में आएगा इसका मतलब, आगे जब मैं आपको लॉ पढ़ाऊंगा, अभी के लिए पहली दो याद में रखो, मीन्स और इंक्लूड्स का मतलब क्या होता है, इतना आपको समझ में आया, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जीएसटी डिपार्टमेंट की हायरार्की क्या क्या होती है ये भी मैं आपको बताता हूं एक बार शुरू करने से पहले। एडमिनिस्ट्रेशन हायरार्की कैसे चलता है, सबसे ऊपर होता है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नीचे होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू वाली की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, फिर गवर्नमेंट, फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। देखो दो एक दिन, आज दूसरा दिन है तो भी आपका बेस ही डेवलप हो रहा है, 2-3 दिन ऐसा होता है, 3 दिन तक, मतलब 3-4 दिन तक ऐसा होगा
सप्लाई भी खत्म हो जाएगा इतने में आपका, लेकिन बेस इतना जनरेट हो जाएगा कि आगे के चैप्टर्स आपको सब छपरी लगेंगे। आप हमारे रेगुलर बैच में क्या हो रहा है कि अब जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ना बच्चों में, जैसे टैक्स इनवॉइस हो गया, ई वे बिल हो गया, या कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, तो दे आर लाइक हमें पहले से पता है, तो कोर्स अपना वही 85 आवर्स में खत्म हो जाएगा। डोंट वरी, एक एक क्वेश्चन होगा, रिवीजन होगा, सब होगा, तो इसने ये मत सोचना, बट ट्रस्ट मी जो मैं करवा रहा हूँ। तो एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की सब क्या होती है? सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फिर क्या होता है देखो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर दो होते हैं, एक होता है सीबीडीटी, वो डायरेक्ट टैक्स की बात करता है, और एक होता है सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। सीबीआईसी क्या बोलता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। अब इसके अंदर सीबीआईसी के अंदर क्या होता है? सीबीआईसी के अंदर ये होता है चीफ कमिश्नर ऑफ जीएसटी, चीफ कमिश्नर ऑफ जीएसटी, फिर होता है कमिश्नर जीएसटी डिपार्टमेंट का, और दूसरा कमिश्नर होता है अपील्स डिपार्टमेंट का। दो डिपार्टमेंट होते हैं, एक अपील्स का कमिश्नर, एक नॉर्मल कमिश्नर। फिर जॉइंट कमिश्नर ऑब्लिक एडिशनल कमिश्नर, फिर नीचे जाते हैं असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, है ना, इस तरीके से चेंज चलती रहती है। ठीक है, क्लियर है नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें थी, तो मैंने क्या बताई? सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन फिर गवर्नमेंट, फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, सीबीडीटी, सीबीआईसी, सीबीआईसी के अंदर इस तरीके से आगे चेंज चलती रहती है। ठीक है, अब हम देखते हैं सप्लाई की डेफिनेशन। सप्लाई की डेफिनेशन का मतलब क्या है? सप्लाई की डेफिनेशन में पता है क्या लिखा हुआ है? सप्लाई के डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है सप्लाई इंक्लूड्स, सप्लाई इंक्लूड वर्ड लिखा हुआ है, सप्लाई मींस नहीं लिखा हुआ, सप्लाई इंक्लूड। इसका मतलब कुछ और भी इसके अलावा हो सकती है, मतलब बेसिकली देखा जाए तो इसके अंदर सब कवर्ड है, लेकिन गलती से अगर कोई लूप होल नहीं छोड़ा, गलती से अगर कोई केस वेस कर दे तो भाई उसमें बोल दिया सप्लाई इंक्लूड्स लिखा हुआ है यहाँ। तो सप्लाई इंक्लूड्स, पहले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, चार पॉइंट होते हैं सप्लाई के अंदर। अगर ये चार कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो ही सप्लाई मानेंगे। चार कंडीशन कौन कौन सी हैं? अगर ये चार कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो ही सप्लाई मानेंगे। चार कंडीशन कौन कौन सी है ध्यान से सुनना। चार कंडीशन है आपकी, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा है मेड और एग्रीड टू बी मेड। तीसरा है फॉर कंसिडरेशन, और चौथा है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये चार पॉइंट अगर सेटिस्फाइड हो गए तो ही अपन ने कंसिडरेशन तो देख लिया, तीन देखना बाकी है। अगर चारों की चारों हाँ बोल दिए तो ही सप्लाई मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। जैसे ऑल फॉर्म्स का मतलब क्या होता है? ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सच एज सेल, ट्रांसफर। ट्रांसफर और सेल में क्या फर्क है? सप्लाई की डेफिनेशन इतनी ब्रॉड रखी है कि कोई बच ही नहीं सकता। सेल तो एक छोटा सा पार्ट होता है। देखो सपोज करो मैं आपको कह रहा हूं कि मैंने, आप किसी स्कूल में बोलते थे कि यार किसी के पास दो पेन है क्या? दो हैं तो एक मेरे को दे दो, करते थे ना। किसी को कुछ देना, इट इज ट्रांसफर। किसी को कुछ देना, इट इज ट्रांसफर। सेल भी ट्रांसफर का पार्ट है, लेकिन सेल का स्कोप स्मॉल है। मैंने 10 रुपए दिए और आपने मुझे पेन दिया, ये ट्रांसफर भी है, सेल भी है। ठीक है, बट मैंने आपको सिर्फ ये पेन दिया, तो ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर है, सेल नहीं। तो सेल और ट्रांसफर में मतलब समझ में आ रहा है? सेल और ट्रांसफर में मतलब समझ में आ रहा है? ट्रांसफर मतलब आपने किसी को कुछ दिया, दैट इज ट्रांसफर। ठीक है, सेल नहीं है वो। आपने अपने फ्रेंड को क्या दिया? पेन दिया एक, वो ट्रांसफर हो गया, सिंपल, इतनी सी बात है। आगे बढ़ते हैं। सेल, ट्रांसफर, बार्टर। बार्टर क्या होता है? बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज ऑफ आर्टिकल्स इज नोन एज बार्टर सिस्टम। किसी चीज के बदले में कुछ देना, दैट इज बार्टर। ठीक है, मैंने क्या बोला? भाई सुन, तेरी लैपटॉप की दुकान है और मेरी मोबाइल की दुकान है, तू एक काम कर, एक लैपटॉप मेरे को दे और एक मोबाइल मैं तेरे को देता हूं। तो गवर्नमेंट ने बोला भाई इनको भी जीएसटी के लपेटे में लेना है। पता चला ये कुछ ऐसे ही कर रहे हैं, एक चीज दे के दूसरी चीज ले रहे हैं, है ना। देखा जाए तो सेल तो कर नहीं रहे, पर एक दूसरे का सामान एक्सचेंज कर रहे हैं, तो इनको भी जीएसटी में लपेटे में लेना है। तो क्या हो गया? ये हो गया बार्टर। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज का मतलब ये होता है, आपने अमेजोन से एक फोन मंगाया 40,000 का, और आपने पुराना फोन एक्सचेंज कर लिया 10,000 में, 30,000 नेट दे दिए। तो अब गवर्नमेंट पता क्या बोलेगी कि जीएसटी 40 लाख पे लगाएंगे, ना कि 30 लाख। मतलब जो एक्सचेंज हुआ ना, पता चला आप तो बोल दोगे कि भैया अब आपने कोई अमेजोन से फोन मंगाया, आप कभी भी देखना,
40,000 का फोन है, 10,000 का पुराना फोन गया तो जीएसटी 40 पे लगेगा। ठीक है, तो एक्सचेंज भी इंक्लूड कर लिया इन्होंने। ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज। लाइसेंस, लाइसेंस मतलब आपने मैकडी की फ्रेंचाइजी ले ली, आपको किसी चीज का लाइसेंस मिल गया कि अब आप ये काम करो, तो लाइसेंस के आपने पैसे दिए। सपोज करो मैं क्या कर रहा हूं, मैं अब लाइसेंस बांटता हूं, जैसे एमबीए चाय वाला था वो फ्रेंचाइजियां बांट रहा है और उसके बदले में उसको पैसे मिल रहे हैं 20-20 लाख रुपए, तो उस पर भी जीएसटी देना है। आप किसी को लाइसेंस दे रहे हो कोई काम करने का, उसके अपने नाम के अंदर अपने ब्रांड के अंदर कुछ करने का, उस पर भी जीएसटी लगता है। रेंटल, लीज, डिस्पोजल। रेंट और लीज में क्या फर्क होता है? रेंट और लीज में क्या फर्क होता है, किसी को पता है रेंट और लीज में क्या फर्क होता है? जितने भी लोग लाइव बैठे हैं अभी तक, सबसे अच्छी बात है कि जितने लोग शुरू हुए थे ना कंसिस्टेंटली, उतने ही लोग अभी तक हैं, तो दैट इज लाइक अ गुड थिंग फॉर मी। आई एम वेरी हैप्पी कि हाँ भाई आप लोगों में डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंसी है। अबाउट 2 घंटे होने वाले हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ कि इसका मतलब क्या होता है, किसका मतलब, लीज और रेंट का मतलब क्या होता है? किसी को कोई आइडिया जरा सा, लीज और रेंट में क्या डिफरेंस होता होगा? एनीवन? लीज और रेंट में क्या डिफरेंस होता होगा? देखते हैं आप लोगों के व्यूज क्या क्या है। कोई बोल रहा है टाइम पीरियड का होता है सर, रेंट शॉर्ट टर्म होता है, लीज लॉन्ग टर्म होती है। और आप जब अभी जीएसटी पढ़ोगे ना, आपको लगेगा यार इतनी चीजें हमें पता ही नहीं थी जो पता होनी चाहिए थी। नाउ यू विल गेट द रीजन कि मेरे 55 ही क्यों आए, 57 ही क्यों आए, क्यों 75 नहीं आए। मैं बताता हूं। देखो, रेंट में आपको राइट टू यूज मिलता है। अभी तक आप लोग सोचते थे कि रेंट छोटा होता है, लीज लंबा होता है, सब गलत है। आप आईपीसीसी से पढ़ते आ रहे हो, लीज रेंट इन पे तो आपने एएस तक पढ़ लिया, हमारे जमाने में तो एएस या इंड एएस तक पढ़ते हो आप। पर आपको रेंट और लीज में मैं आपको मतलब बताता हूं। रेंट मतलब होता है राइट टू यूज, लीज में भी होता है राइट टू यूज, पर राइट टू ऑल्टर भी होता है लीज के अंदर। राइट टू ऑल्टर भी होता है लीज के अंदर, मतलब आपको अगर कुछ छोटा मोटा मॉडिफिकेशन करना हो, जैसे सपोज करो मैंने क्या किया, एक पूरा का एक फ्लोर भाड़े पे दे दिया और मैंने सीएफएम को बोल दिया कि आप चाहें तो एल्यूमिनियम फॉइल वगैरह लगवानी हो ना, आपको केबिन वगैरह बनवाने हो, एक पूरा का पूरा ऑफिस था मेरा जो मैंने लीज पे दे दिया किसी को। लीज पे दे दिया मतलब अब वो एल्यूमिनियम, वो ऐसे नहीं करेंगे कि बिल्डिंग में पिलर खुदवा देंगे, ना 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 ना, ऐसा नहीं। थोड़ा बहुत ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं। राइट टू ऑल्टर भी उनको मिल गया, राइट टू ऑल्टर भी मिल गया उनको। हाँ, जनरली ऐसा होता है कि लीज लंबे टाइम के लिए होती है, रेंट छोटे टाइम के लिए होता है, पर इट्स नॉट लाइक दैट कि लीगली ऐसा होता है। हाँ, प्रैक्टिकली ऐसा होता है जनरली, ठीक है। बट लीज के अंदर क्या मिलता है, आपको थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस करने हो तो आप कर सकते हैं, बट रेंट में तो आपका जो एज इट इज है वो ही रहेगा, आप कुछ चेंज नहीं कर सकते उसमें। रेंट मीन आपको एज इट इज लौटाना पड़ेगा, लीज में आप थोड़ा बहुत ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दैट इज लीज। ठीक है, ठीक है, आपको समझ में आया? तो हमने क्या बोला, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल। डिस्पोजल क्या है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। कुल मिलाकर आपको समझ में आया कि सिर्फ और सिर्फ सेल पे जीएसटी नहीं लगता, यहां तो ट्रांसफर पे भी जीएसटी लगा दिया। कैसे लगाया सर ट्रांसफर पे जीएसटी? एक फ्रेंड अपने फ्रेंड को पेन ट्रांसफर कर रहा है तो उस पर जीएसटी लगेगा क्या? अरे समझो तो सही, रुको आराम से, सब समझ में आएगा। ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, मेड और एग्रीड टू बी मेड। मेड और एग्रीड टू बी मेड मतलब हो गए या होने वाले हैं। मेड और एग्रीड टू बी मेड, आपने कर दिया है, करने वाले हो, मतलब आपने एडवांस ले लिया और आप फ्यूचर में करने वाले हो। जैसे आप मेरे से क्लास का मैंने बैच निकाल दिया, सपोज अभी क्या चल रहा है, जुलाई चल रहा है, मैंने जून में बैच निकाल दिया और आपने मुझे पेमेंट भी कर दिया जून में ही, तो मैं वो बैच लेने वाला हूं अब। ठीक है, तो मेड ऑब्लिक एग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन, पैसों के बदले में, और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, और हमारा बिजनेस के फॉर्म में होना चाहिए वो। ये सारी की सारी बातें जो चल रही है ना, ये सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही है, रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चल रही। इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मतलब सप्लायर का वो बिजनेस होना चाहिए, समझना मेरी बात। सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही है सारी की सारी बातें, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और ये सब। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला,
मैंने आपको ये बोला कि सप्लाई इंक्लूड्स all forms of supply of goods and services made or agreed to be made for consideration और in the course or furtherance of business, से चारों की चारों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो ही सप्लाई मानेंगे। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, आप मुझे बता देंगे कि भाई सप्लाई है या नहीं। सपोज करो मेरा एक पुराना फोन था, ओल्ड फोन, जो मैंने अपने फ्रेंड को बेच दिया 10,000 रुपए में, मैंने अपने दोस्त को दे दिया 10,000 रुपए में। क्या ये सप्लाई है या नहीं? सभी लोग चारों पैरामीटर्स में डाल के देख लेना और मुझे बता देना कि क्या इस ट्रांजेक्शन पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, कि मैंने अपने पुराना फोन मेरे एक दोस्त को बेच दिया 10,000 रुपए में, क्या इस पे जीएसटी लगाया नहीं लगाए? आंसर इज नॉट अ सप्लाई, क्योंकि कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस थोड़ी है मेरा। माना ऑल फॉर्म्स है, फोन बेच दिया, सेल है, एग्री मेड, हो गया काम, कंसिडरेशन भी मिला 10,000, पर कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है ना मेरा। सप्लायर का कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है क्या? कोई सप्लाई नहीं है। ठीक है जी। मैंने अपना ओल्ड फोन, मैंने अपनी ओल्ड कार एक कार डीलर को बेच दी जो कि गाड़ियां बेचता है। मैंने अपनी पुरानी गाड़ी एक कार डीलर को बेच दी, 5 लाख रुपीज में मैंने अपनी कार बेच दी एक डीलर को जो गाड़ियां बेचता है। क्या होगा? क्या सप्लाई माना जाएगा? वेदर इट इज सप्लाई और नॉट? नो। क्यों? सप्लायर का कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो है ही नहीं। सप्लायर का कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है ही नहीं। मैंने अपना मोबाइल फोन एक ऐसे पर्सन को बेच दिया जो कि वो होता है ना कैशिफाई, कैशिफाई पे मैंने अपना मोबाइल फोन बेच दिया, एक ऑनलाइन ऐप है कैशिफाई, ऑनलाइन साइट, तो भी सप्लाई नहीं है। मेरा कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस थोड़ी है भैया। नो सप्लाई। अच्छा एक बात बताओ, वो जो हमारा हरीश था जिसने डोमिनोज से पिज्जा मंगवाया था, 400 रुपए का पिज्जा मंगवाया था और उसके बदले में घड़ी दे दी, वॉच दे दी, क्या ये सप्लाई है या नहीं है? बताइएगा सोच के। 400 रुपए का पिज्जा मंगवाया था, उसके बदले में घड़ी दे दी, क्या ये सप्लाई है या नहीं है? चारों पैरामीटर्स में डाल के देखिए और बताइए। कोई लिख रहा है यस, कोई लिख रहा है नो। सोच लो, बता देना। मैक्सिमम लोगों ने नो लिखा है, मैक्सिमम लोगों ने नो लिखा है। मतलब ये लोग कहना चाहते हैं कि डोमिनोज जब पिज्जा का बिल लेके आएगा, 400 रुपीज का बिल, तो वो देखेगा कि अगर सामने वाला बंदा कैश दे रहा है तो जीएसटी लगा देते हैं, और वो घड़ी दे रहा है तो जीएसटी नहीं लगाते हैं, इन लोगों के हिसाब से। मतलब ये लोग ऐसा कह रहे हैं कि डोमिनोज का जब बंदा पिज्जा लेके आएगा, 400 रुपए का बिल होगा, तो वो देखेगा कि अगर सामने वाला बंदा कैश दे रहा है तो हम जीएसटी लगा देते हैं, अदरवाइज जीएसटी नहीं लगाए। मतलब शायद इनका मानना यही है। अरे नालायकों, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई है या नहीं? पहली बात तो डोमिनोज पिज्जा लेके आया, बिल्कुल सेल हो गई डोमिनोज के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेड और एग्री टू बी मेड, हाँ कर दी सेल। कंसिडरेशन मिला, हाँ घड़ी मिल गई। इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, भाई सप्लायर कौन है? डोमिनोज, तो डोमिनोज का तो कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है ना पिज्जा बेचना, तो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी है, तो जीएसटी लगेगा। कि नो कैसे बोल रहे हो तुम लोग? शोभित बोल रहा है हरीश के लिए सप्लाई नहीं है, तो भाई सप्लाई तो सप्लायर के लिए होगी ना, रिसीवर के लिए थोड़ी होगी। अब समझ में आया तुमको डोमिनोज वाला एग्जांपल? अभी समझ में आया? खुद को सेटिस्फाई करने के लिए ये मत बोलो हमने तो हरीश के पॉइंट से बोला था। बात सप्लाई ही सप्लायर की, सप्लाई कौन करता है, ऐसे थोड़ी होती है। हरीश के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला था, ये क्या एक्सप्लेनेशन है तुम्हारा? अब आया समझ में तुम्हें? क्लियर हो गया यार? किसी को कोई डाउट? क्लियर हो गया? डन? किसी को भी कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, ठीक है डन। अब ये चैप्टर कल कंटिन्यू करके और कोशिश करेंगे इसको कल और परसों की क्लास में विद क्वेश्चंस। मैक्सिमम परसों की आधी क्लास लगेगी, कल हम इसको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। और कल वाली क्लास आप बताओ यूट्यूब पे लेनी है? वैसे हम डेमो 3 लेते थे यूट्यूब पे आज तक, यूट्यूब पे लेनी है या ऐप पे आ जाए? अगर अपन ऐप पे आएंगे अपनी वाली पे, वैसे भी सारे क्लास स्टूडेंट ही हैं, ऐप पे अगर अपन आएंगे तो अपन क्या करेंगे, वो करेंगे, क्या बोलते हैं,
एक टेस्ट डेमो ले लेंगे कि कैसे ऐप चलानी है। तो आज शाम को बैठ जाएंगे सभी लोग, और जो लोग भी फास्ट ट्रैक वाले ग्रुप में नहीं है ना, वो जो अपना मेरा मेन चैनल है टेलीग्राम अक्षांश कर आईडीटी डिस्कशन, मेरा मेन जो ग्रुप है जिसका डिस्कशन बॉक्स में लिंक भी दे रखा है, उसके कमेंट बॉक्स में लिख दो, डिस्कशन बॉक्स में, कि मेरे को ऐड करो, मेरे को ऐड करो, ऐड मी। जैसे वहां पे मैंने अभी लाइव लिखा हुआ है कि ये बैच अभी क्लास लाइव चल रही है, वहां पे लिख दो ऐड मी इन फास्ट ट्रैक ग्रुप, ऐड मी इन फास्ट ट्रैक ग्रुप, तो हमारी टीम कर देगी आपको ऐड। टाइमिंग, टाइमिंग देखो 6:30 रखना तो पॉसिबल नहीं है। अब बच्चे कह रहे हैं कि 7 बजे रख लो। कौन कौन है जो 7 बजे रखना चाहता है और कौन कौन 7:30 रखना चाहता है, ये मुझे बता दो। कौन कौन है 7 बजे रखना चाहता है, कौन कौन नहीं। सर कंसिडरेशन क्वांटिफाइबल होना चाहिए, नहीं मॉनिटरी होना चाहिए बस, ये है मॉनिटरी। मॉनिटरी टर्म्स में मेजरेबल होना चाहिए बस। 7:30 से 10 कोई ज्यादा नहीं है यार। ठीक है, तो एक दो दिन, अगले एक दो दिन क्या करेंगे, मैं आपका टाइम है ना, अगले सिर्फ एक दो दिन के लिए मैं आपका बैच, अभी क्या रेगुलर चल रहा है, तो अगले एक दो दिन के लिए मैं आपका टाइम चेंज करूंगा। या तो शाम को रखूंगा, 2-3 दिन के लिए, बस 2 दिन के लिए, हाईएस्ट 2 दिन के लिए रखूंगा। बाकी फिर अपना टाइम वही सुबह का होगा, या तो 7 या 7:30, वो अपन मिलकर डिसाइड कर लेंगे। वी आर अ फैमिली ओनली। ठीक है, वो अपन मिलकर डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, चलिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद। आप आईडीटी के बस रोज ये करो, क्लास में 1.5 घंटा 2 घंटा देना है आपको। क्वेश्चंस वोश्चन सब मैं करवाऊंगा, कुछ नहीं करना, बाकी अपना सब्जेक्ट पढ़ो मजे से। जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग होगी तो रिजल्ट भी बड़ा अच्छा आएगा। जर्नी जर्नी अगर दो तरीके से काटोगे तो मजा नहीं आएगा। और ये तो यूट्यूब था, लाइव क्लास में आपको और भी मजा आएगा जब ऐप पे होगी। वहां पे थोड़ा ऐसा होता है ना, थोड़ा बंदा ओपन हो जाता है तो और अच्छा लगेगा आपको, बड़ा वेब सीरीज की तरह क्लासेस खत्म हो जाएंगी, टू द पॉइंट, और मजा आएगा आपको। ठीक है, ठीक है, वो अपन मैनेज कर लेंगे फिर कैसे भी। सर बेंच पे एडवर्टीजमेंट करवाए तो उसका कंसिडरेशन कैसे क्वांटिफाई होगा, वो वैल्यूएशन चैप्टर बताएगा। कितना वैल्यू पे कंसिडरेशन मानना है, क्या नहीं, कैसे, कितने अमाउंट पे जीएसटी लगेगा, कितने पे नहीं, वो अलग प्रोसीजर्स है, पर हाँ जीएसटी लगेगा। ठीक है, आज एक टेस्टिंग करवा लेंगे, रन करवा लेंगे, आप सभी लोग सीख जाएंगे। बुक्स की ट्रैकिंग आईडी नहीं मिलेगी, डायरेक्टली आपको बुक्स मिल जाएगी, 3-4 दिन का वेट करिए प्लीज। और एक ओटीपी आएगा जिस दिन बुक डिलीवरी होगी ना आपके पास, डीटीडीसी से डिलीवर करवा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलिए, चलिए, थैंक्स अलॉट, बाय बाय। डू लाइक दिस वीडियो एंड डू रिकमेंड टू योर फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना एंड में, क्योंकि एआई ऐसी है हमारी यूट्यूब की। ठीक है, कल सुबह आने से पहले ये रिवीजन और आगे का चैप्टर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, रिवीजन कल सुबह आने से पहले। ठीक है, दिमाग में रहेगा आपके। चलिए, बाय बाय। बाय तनुश्री, बाय शिवांश, बाय अंकेश। चलिए, जिनके डीटीडी से नहीं है उनके इंडियन पोस्ट चला जाता है फिर।